मोशन का हम लोगों ने कंप्लीट किया, हम लोगों ने उसका इक्वेशन वाला पार्ट और ग्राफ वाले पार्ट दोनों डिस्कस कर दिए थे। कैलकुलस वाला पार्ट मैंने आपसे कहा है कि थोड़ा कुछ टाइम बाद कर पाएंगे, तो आज टॉपिक चेंज कर रहे हैं और आज मोशन इन स्ट्रेट लाइन की बजाय मोशन इन अ प्लेन वर्ड को आप डिस्कस करोगे, जिसको टू डायमेंशन भी कह सकते हो, मोशन इन अ प्लेन, या इसको टू डायमेंशनल मोशन भी कहा जाता है, 2D मोशन जिसको कह सकते हो। अच्छा, थोड़ा सा फर्स्ट हाफ एन आवर 45 मिनट का जो लेक्चर होगा, क्योंकि वो डेफिनेशंस के ऊपर होता है, डेफिनेशंस और सब चीज़ों की पे करो आप, नेट कनेक्शन वगैरह अपना प्रॉपर रखो, अपने लेवल से बेस्ट कर सकते हो, जो कर सको करो, बिकॉज डेफिनेशन अगर आपकी स्किप हो गई और फिर आगे न्यूमेरिकल करने में दिक्कत हो जाएगी। अगर डेफिनेशन समझ में नहीं आई तो फिर बर्डन रहेगा। देखो, सबसे पहले मोशन इन अ प्लेन का मतलब हुआ कि जब आप एक सरफेस पे चलते हो, मोशन इन द प्लेन का मतलब एक सरफेस के ऊपर, एक टू डायमेंशनल सरफेस के ऊपर। तो कुछ चीजें हैं जो हम लोगों ने डिफाइन करनी है यहाँ पर। सबसे पहले आप इसमें क्या डिफाइन करोगे मोशन इन द प्लेन के अंदर? फर्स्ट थिंग जो हम डिफाइन करते हैं वो, हालांकि मैं पहले भी कर चुका हूँ, उसमें पोजीशन ऑफ पार्टिकल को डिफाइन करते हो। तो मोशन इन प्लेन के लिए मान लो एक एक्स डायमेंशन है और एक वाई डायमेंशन है, यानी दो डायमेंशन हैं, एक एक्स डायमेंशन और एक वाई डायमेंशन, 90 डिग्री का एंगल है, और इस एक्स और वाई डायमेंशन को मिला करके एक प्लेन बन जाएगा, और उस प्लेन पर कोई पार्टिकल किसी जगह पर लोकेटेड है, मतलब लोकेशन ऑफ पार्टिकल यहाँ कहीं पर है। तो ये जो लोकेशन ऑफ पार्टिकल है, मान लो लोकेशन एट सम टाइम, तो मान लेते हैं कि ये लोकेशन एट टाइम t इक्वल टू 0 है, मतलब जब जर्नी स्टार्ट हुई है तो पार्टिकल इस प्लेन में यहाँ पर लोकेटेड है। तो फिजिक्स में जो लोकेशंस होती हैं, फिजिक्स में मतलब मोशन चैप्टर के अंदर किसी भी चीज की जो लोकेशन दी जाती है वो आप कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में देते हो या फिर पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में देते हो। कि जब हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी आपसे कहा था कि आपको अगर अपनी लोकेशन किसी को बतानी हो तो आप अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में बताते हो। पहले डे 1 पर भी मेरे ख्याल से जब चैप्टर स्टार्ट किया तब भी मैंने ये कहा था कि अगर आप किसी से कॉल करो और पूछो कि भाई मेरी क्या लोकेशन है या तुम्हारी क्या लोकेशन है, तो हमेशा लोकेशन ऐसे बताई जाती है कि यार मैं इस मकान नंबर के आगे खड़ा हूँ, मेरे सामने ये वाली दुकान है, ये बिल्डिंग है। तो लोकेशन इज ऑलवेज स्पेसिफाइड रिलेटिव टू योर सराउंडिंग, ये आसपास क्या है आपके, बट वो हमारा जनरल लाइफ है। फिजिक्स में मतलब बुक में ऑन पेपर लोकेशन ऑफ पार्टिकल आप हमेशा एक कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में दोगे, ऑलवेज इन कोऑर्डिनेट्स, हमेशा ही कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में। और अदरवाइज क्या करते हो आप, उस कोऑर्डिनेट से बेटर कोऑर्डिनेट के अलावा ये भी कर सकते हो कि आप ओरिजिन से उस पार्टिकल की लोकेशन को मिलाओ और एक वेक्टर इंट्रोड्यूस करो जिसको आप कहते हो पोजीशन वेक्टर। तो इसको मैं आर नॉट से डिनोट करूंगा, ठीक है जी। पोजीशन मैंने पहले बताया था, आपको फिर बोल रहा हूँ कि पोजीशन विल बी स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स, इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स। दैट मीन्स कि अगर हमारा ये पार्टिकल एक्स एक्सिस पर उसका कोऑर्डिनेट एक्स नॉट है, मतलब ये डिस्टेंस एक्स नॉट है और ये डिस्टेंस उसका वाई नॉट है, तो कोऑर्डिनेट उसके एक्स नॉट और वाई नॉट हो जाएंगे, और उन कोऑर्डिनेट्स को हम एक वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं कि ये इसका पोजीशन वेक्टर होगा। और कोऑर्डिनेट्स को पोजीशन वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर हमसे कहा जाए कि इसको पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट करके लिखो आप, तो पोजीशन वेक्टर में आप ट्रायंगल लॉ से कंसिडर करते हो, और जिसके हिसाब से ये कह सकते हो कि इसकी पोजीशन वेक्टर आर नॉट जो होगी वो इक्वल टू जो भी उसका एक्स कोऑर्डिनेट है वो इंटू आई कैप एंड प्लस वाई कोऑर्डिनेट इंटू जे कैप। देखो मैं फिर कह रहा हूँ यार, कल के चैप्टर में भी कहा था, न्यूटन लॉ के चैप्टर में, और आज के चैप्टर में भी बोल रहा हूँ, जितना आप डेफिनेशन के क्लोज चलोगे, जितना ज्यादा आप डेफिनेशन के क्लोज क्लोज हो, उतना एक्यूरेसी आपकी न्यूमेरिकल सॉल्व करने की बढ़ती चली जाएगी। मुझे ये पता है कि ये स्टेटमेंट सुनने में हमें इररेलेवेंट लगता है
कि यार पोजीशन के बारे में इतनी बात क्यों की जा रही है, क्योंकि सारा चैप्टर पूरा पूरा उसी के ऊपर है। पोजीशन जब भी बताई जाएगी, किसी भी चीज की लोकेशन यानी कि बतानी हो आपको, उसकी पोजीशन बतानी हो, तो आप हमेशा सराउंडिंग के हिसाब से बताते हो। आपके टेस्ट में क्या पोजीशन आई वो आप अपने बैच के हिसाब से बताओगे। मतलब पोजीशन बताने के लिए कोई रेफरेंस होना चाहिए, तो वैसे ही लोकेशन स्पेसिफाई करनी है अगर मुझे एक पार्टिकल की, तो एक रेफरेंस होना चाहिए। और रेफरेंस हम क्या कंसिडर करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, या फिर कोई भी दो परपेंडिकुलर एक्सिस, और उन एक्सिस पर जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं उससे आप उस बॉडी की पोजीशन स्पेसिफाई कर सकते हो कि इनिशियल पोजीशन उसकी ये है। नाउ उस इनिशियल पोजीशन पर इसके अंदर कुछ वेलोसिटी भी होगी। अगर ये बॉडी मोशन में है, चल रही है, तो उसकी जो भी लोकेशन होगी उस लोकेशन पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी उसके पास। तो वो हम स्पेसिफाई कर रहे हैं कि इसके पास ये तो इसकी पोजीशन हुई, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू दिस एक्स वाई सिस्टम, और यहाँ पर इसके पास कुछ वेलोसिटी भी होगी, ठीक है, इसके पास यहाँ पर कुछ एक वेलोसिटी होगी। तो मान लेते हैं कि इसके पास जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी कह सकते हो, t इक्वल टू 0 वाली, उसको हम u वेक्टर से इंट्रोड्यूस करेंगे। u वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी। अब इसका कोई भी मैग्नीट्यूड हो सकता है और कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। तो इनिशियल वेलोसिटी है, उसका अपना एक मैग्नीट्यूड होगा, अपना एक डायरेक्शन होगा, और इसके अपने मैग्नीट्यूड और अपनी डायरेक्शन के हिसाब से जो भी इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है और जो भी इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन है, उसके हिसाब से आप इनिशियल वेलोसिटी को कंपोनेंट्स में डिवाइड करके ये कह सकते हो कि उसका x कंपोनेंट इंटू वाई कैप और प्लस y कंपोनेंट इंटू जे कैप। तो जैसे वेलोसिटी होगी, जितना उसका मैग्नीट्यूड और एंगल होगा, कंपोनेंट करना हम लोगों ने वेक्टर वाले चैप्टर में लर्न किया हुआ है। ये चीज आपने ऑलरेडी वेक्टर में लर्न की हुई है कि किसी वेक्टर को कैसे कंपोनेंट्स में किया जाता है। सो फिर स्टार्ट कर रहा हूँ। रेफरेंस क्या लिया मैंने, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। उसके अंदर एक पार्टिकल है जिसकी इनिशियल पोजीशन आर नॉट है, जो कि कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में है और यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में है। उस इनिशियल लोकेशन पर पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी है जिसके कुछ कंपोनेंट किए जाएंगे, तो एक्स कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट होगा, प्लस उस पार्टिकल के पास कुछ एक्सेलरेशन भी है। उस इनिशियल लोकेशन पर पार्टिकल के पास वेलोसिटी है, प्लस साथ में उस पार्टिकल के पास कुछ एक्सेलरेशन है। और क्योंकि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मुझे ये बताना पड़ेगा कि वो कौन सी डायरेक्शन में है। तो इनिशियल लोकेशन पर इसके अंदर एक वेलोसिटी है जिसका कि एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होगा, और इसी लोकेशन पर मैं अगर ये मान लूं कि पार्टिकल में कुछ एक्सेलरेशन भी है, तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, उसका भी कुछ मैग्नीट्यूड होगा और उसका भी कुछ डायरेक्शन होगा। तो हम उसको किसी रैंडम डायरेक्शन में चूज कर रहे हैं, किसी आर्बिट्री डायरेक्शन में, है ना, कोई और डायरेक्शन मान लेते हैं, हो सकता है कि उसकी एक्सेलरेशन किसी और डायरेक्शन में जा रही हो, ठीक है। और based on the magnitude and based on the direction of acceleration, you can resolve acceleration and you can write down in the component form as ax I cap plus ay j cap, ठीक है। तो अब तीन चीजें हो गई, इनिशियल लोकेशन ऑफ पार्टिकल नंबर 1, what was the velocity at that location number 2, and what was the acceleration at that location number 3। तीन चीजें हमने नोट करी हैं, इनिशियल लोकेशन, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। अब इसके बाद ये पार्टिकल अगर मोशन में होगा तो किसी न किसी ट्रैक पर चलेगा। अगर ये बॉडी मोशन में है तो इसके चलने का कुछ ना कुछ तो रास्ता होगा ना, किसी रास्ते पे ही चलेगा। तो उस ट्रेजेक्ट्री को हम कुछ भी मान सकते हैं। मान लेते हैं अभी तो मैं थ्योरी पढ़ रहा हूँ, इसलिए मैं ये मान लेता हूँ कि ये बॉडी किसी भी रैंडम पाथ पर चल रही है, रोलर कोस्टर टाइप का जिगजैग पाथ है, ऊपर नीचे ऐसे, ठीक है। सो पाथ, इसको हम ट्रेजेक्ट्री भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है ट्रैक होती है। तो एक ट्रैक होता है जिस ट्रैक के ऊपर ये पार्टिकल चलेगा, और ये ट्रैक
मैथमेटिक्स के हिसाब से y और x का एक रिलेशन होता है, मतलब ट्रैक, पाथ, ट्रेजेक्ट्री. इट इज बेसिकली अ रिलेशन बिटवीन y कोऑर्डिनेट एंड x कोऑर्डिनेट. तो हम ये कह रहे हैं कि मान लो इनिशियल लोकेशन थी, उस इनिशियल लोकेशन पर कुछ वेलोसिटी थी, उस पर कुछ एक्सेलरेशन था, और इन सब की वजह से वो पार्टिकल किसी रास्ते पे चला, और चलते चलते कुछ टाइम बाद, चलते चलते कुछ टी सेकंड्स के बाद उसकी नई लोकेशन आ गई. टी सेकंड्स के बाद उसकी एक नई लोकेशन आई. उस नई लोकेशन पर उसका पोजीशन वेक्टर जब मैंने देखा, उस नई लोकेशन पर, तो उसकी पोजीशन वेक्टर को आप ऐसे लिखोगे, इसको मैं पोजीशन वेक्टर आर कह, नया पोजीशन, इसकी लोकेशन चेंज हो गई. ऑब्वियसली कोई चीज अगर चलती रहेगी, मोशन में रहेगी, तो वो एक ही लोकेशन पे तो रहेगी नहीं, तो लोकेशन उसकी बदलती चली जा रही है. इनिशियल लोकेशन आर नॉट थी और कुछ टाइम बाद उसकी लोकेशन आर हो गई, और वो नई लोकेशन के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, जैसे नई लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स, तो हम ये मानते हैं कि जो नया लोकेशन है उसके कोऑर्डिनेट्स में उसका एक्स कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स नॉट है, सॉरी एक्स नॉट नहीं, एक्स, एक मिनट पहले कर इसको एक्स, बिकॉज एक्स नॉट पहले वाला था, और उसकी जो नई लोकेशन है उस नई लोकेशन के करस्पॉन्डिंग, उस नई लोकेशन के करस्पॉन्डिंग उसका वाई कोऑर्डिनेट वाई है. तो उसका नई लोकेशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो लोकेशन यानी कि पोजीशन एट टाइम टी, अगर हम बात करें कि एट टी सेकंड्स क्या रहा, उसकी पोजीशन टी टाइम बाद क्या रही, तो उसको नए कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से लिखा जाएगा. तो वो लिखा जाएगा आर इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. अब हम डेफिनेशंस के ऊपर आएंगे. डेफिनेशंस कहती हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. अगर कोई पूछे कि व्हाट इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम सब लोगों ने पढ़ रखा है, और काफी टाइम से पढ़ रखा है, और कई बार पढ़ चुके हो कि डिस्प्लेसमेंट किसी भी न्यूमेरिकल के लिए, किसी भी बॉडी के लिए, जो उसकी इनिशियल लोकेशन होती है और जो कुछ टाइम बाद की जो लोकेशन आती है, इनिशियल लोकेशन और फाइनल लोकेशन, इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस कहते हो आप. यही डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हो कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट है उनके बीच मिनिमम डिस्टेंस क्या आएगी. तो अब उस डायग्राम में स्पेस नहीं है, इसलिए एक नया डायग्राम बनाते हैं. भाई थोड़ा सा यस और नो करते रहना अगर कुछ दिक्कत हो ना, क्योंकि फिर बाद में समझ नहीं आएगा. क्योंकि मैंने फिर इसीलिए पहले बता दिया था, अगर एक बार आपने समझ लिया फिर प्रॉब्लम खत्म, और अदरवाइज फिर प्रॉब्लम बढ़ती रहेगी यार. तो ये उसकी एक इनिशियल लोकेशन थी. नेक्स्ट इज द लोकेशन आफ्टर टी सेकेंड्स, और इनिशियल लोकेशन के लिए इसको मैं वेक्टर आर कह रहा हूँ, आर नॉट, और बाद वाली लोकेशन के लिए हम इसको वेक्टर आर कह रहे हैं. तो डिस्प्लेसमेंट इस डायग्राम में कौन सा वेक्टर बनेगा, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, किसी लॉ के अकॉर्डिंग नहीं, डिस्प्लेसमेंट की अपनी एक डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन कहती है कि वो हमेशा इनिशियल लोकेशन से और बाद वाली लोकेशन की तरफ एक वेक्टर बनाते हैं, यानी ये वेक्टर आपका कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट. ये वेक्टर हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा. और ट्रायंगल लॉ से, वेक्टर्स का जो ट्रायंगल लॉ होता है उसके हिसाब से आप इन तीनों वेक्टर को रिलेट कर सकते हो, तीनों वेक्टर को रिलेट कर सकते हैं. मतलब ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, अब तुम लोग बताओ क्या आंसर आना चाहिए, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या लिखना चाहिए मुझे, अगर मैं उसको आर और आर नॉट के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या होना चाहिए, बोलो. आर वेक्टर माइनस आर नॉट वेक्टर. ट्रायंगल लॉ से ये बनेगा वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर नॉट, और वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर नॉट एक्चुअली होगा कितना, क्योंकि वेक्टर आर तो ये है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और वेक्टर आर है एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप. तो जब इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि वेक्टर को सब्ट्रैक्ट या वेक्टर को ऐड करते वक्त जो उसका एक्स कंपोनेंट होते हैं वो आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं,
और वाई कंपोनेंट्स आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं। कभी ये काम तो नहीं कर सकते ना कि एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में से दूसरे का वाई कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट कर दे। मतलब कि यहाँ पर जब सब्ट्रैक्शन किया जाएगा तो ये बनेगा एक्स माइनस एक्स नॉट आई कैप और प्लस ये बनेगा वाई माइनस वाई नॉट जे कैप। ये चीज बाय डेफिनेशन कह रहा हूं मैं, ये डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन यूज की है मैंने। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट में एक तो डेफिनेशन यूज करूं और दूसरा मैं यहाँ पर डेफिनेशन के अलावा अब मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इक्वेशन की बात कर लेता हूं। इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें अगर, और कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सा यूज करें, तो फिलहाल मैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन मान के चल रहा हूं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन में जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो ये कहती है कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पिछली क्लास में आपने पढ़ा है। फर्क सिर्फ इतना था कि तब हम लोगों ने वन डायमेंशन के लिए पढ़ा था, और मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ये इतनी फेमस इक्वेशन क्यों है। ये इसलिए फेमस है कि अगर मोशन वन डायमेंशन की बजाय टू डायमेंशन का है तब भी ये इक्वेशन वर्क करती है। सिर्फ एक मॉडिफिकेशन ये करना पड़ता है आपको कि जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको वेक्टर के फॉर्म में रखा जाए और एक्सेलरेशन को भी वेक्टर के फॉर्म में प्लेस किया जाए। यानी कि अगर आप इस इक्वेशन में सारी चीजों को वेक्टर के फॉर्म में लेके चलो तो ये इक्वेशन टू डायमेंशन में भी काम करती है और थ्री डायमेंशन में भी वर्क करती है। नहीं बच्चा सॉरी भी कुछ गड़बड़ हो गया कंसेप्ट आपका वेक्टर का, रुक जाओ। हाँ सॉरी भी समझा देंगे भी। पर सर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट तो स्केलर नहीं है सर। तो डिस्प्लेसमेंट हमने कहा, तो अभी इतनी देर से यही बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो सर फिर उसका एडिशन कैसे कर दिया, वेक्टर एडिशन सर यहाँ पे जो कंपोनेंट के फॉर्म में किया है। तो वेक्टर एडिशन वेक्टर का ही तो करेंगे ना यार, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसमें। नहीं यहाँ पर हाँ क्या ये डाउट, डाउट बताओ, अच्छा फिर से बोलो क्या है, क्या कंफ्यूजन कहाँ पर आ रही है। सर कंफ्यूजन ये आ रही है कि मतलब वेक्टर के कंपोनेंट फॉर्म में तो शायद एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन तभी करते जब उनका प्रोडक्ट कोई स्केलर होता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इस वेक्टर का ये वेक्टर को आप कंपोनेंट्स के फॉर्म में कहीं पर भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हो और कहीं पर भी ऐड कर सकते हो, उनके प्रोडक्ट से कोई लेने देना नहीं उसका। ये कुछ मिसकंसेप्शन हो गया होगा, है ना, प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं उसका। तो दो अच्छा बातें सर। सुनो। हाँ बच्चा दो बातें सुनो। एक डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है और दूसरी डिस्प्लेसमेंट को लेकर के इक्वेशन है। जब हम इस इक्वेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे तो लेफ्ट साइड पर जो डिस्प्लेसमेंट है इसको हम बाय डेफिनेशन क्या लिखते हैं, देखो लेफ्ट साइड जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हम बाय डेफिनेशन क्या लिखें, तो बाय डेफिनेशन उसको लिखना चाहिए एक्स माइनस एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई माइनस वाई नॉट जे कैप। राइट हैंड साइड पर जो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है इसमें जो वेक्टर यू है उसको आप क्या लिखोगे, तो कंसेप्ट ऑफ वेक्टर मेरा ये कहता है कि किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए उसको हम कंपोनेंट्स फॉर्म में लिख सकते हैं। तो u वेक्टर को लिखने के लिए उसका x कंपोनेंट के साथ i कैप लगा देंगे और उसके y कंपोनेंट के साथ j कैप लगा देंगे और इनटू t कर देंगे। प्लस एक्सेलरेशन वेक्टर है तो उसको भी ऐसे लिखेंगे, उसका जो भी x कंपोनेंट होगा इनटू y कैप और प्लस जो भी उसका y कंपोनेंट होगा इनटू j कैप और उसके साथ हम t स्क्वायर लगा देंगे। मेहिका हो मीटिंग में बच्चा की प्रॉब्लम हो रही है कोई? सर हूँ अभी। देख लो कुछ दिक्कत हो तो एक बार मैसेज जरूर कर दीजिएगा अगर बाई चांस, क्योंकि एक्चुअली ये प्रोजेक्टाइल वगैरह का ना फंडामेंटल स्टार्ट होने जा रहा है तो हम ये नहीं चाहते कि ये मिस हो, बिकॉज पूरा चैप्टर फिर स्पॉइल हो जाता है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, देखो हमारा लेफ्ट साइड पर जब इक्वल लगा होता है ना वेक्टर्स के बीच में जब इक्वल लगा होता है तो इसका बेसिक सा एक फंडामेंटल है कि लेफ्ट साइड पर आई कैप का जो कोफिशिएंट होता है
और राइट साइड पर जो आई कैप का कोफिशिएंट होता है उन दोनों को आप इक्वेट करते हो अगर इक्वल लगा है तो लेफ्ट साइड पर मेरे आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, आई कैप यानी उसका कोफिशिएंट कितना है, x माइनस एक्स नॉट। उसको मैं किससे कंपेयर करूंगा, x माइनस एक्स नॉट को मैं कंपेयर किससे करूंगा, मतलब वो किसके बराबर होगा। तो राइट हैंड साइड पर आई कैप के साथ क्या है, तो राइट हैंड साइड पर आई कैप के साथ ये ux है और बाहर t मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ux इंटू टी, और यहाँ पर ax है और बाहर टी स्क्वायर है, तो प्लस हाफ ax टी स्क्वायर। समझ आ रहा है यहाँ तक, यहाँ तक आया, यहाँ तक कोई दिक्कत हुई अभी तक या अभी ठीक है, सही चल रहा है सर ठीक है। अभी तक? तो ठीक है, बिल्कुल स्मूथ है सर ठीक है। अच्छा, हाँ, तो ये जो हमारा राइट हैंड साइड है ये आई कैप का कोफिशिएंट है और लेफ्ट साइड पर आई कैप का कोफिशिएंट है x माइनस एक्स नॉट, तो x माइनस एक्स नॉट इसके बराबर है। तो मैं एक स्टेप स्किप करके इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया है, एक्चुअली पहले x माइनस एक्स नॉट होना चाहिए था, तो वो माइनस एक्स नॉट को राइट साइड लेके चले गए, और ऐसे ही मैं y वाली साइड पर जाऊंगा, तो y इक्वल टू वाई नॉट प्लस यू वाई टी, सिमिलर प्रोसेस होगा उसके लिए, और प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। बस ये अगर आप वाकई में समझ गए हो तो आप ये मान के चलो कि मोशन इन 2 डायमेंशन आपने डन है, कर लिया है, अगर आपने वाकई में समझ लिया तो। और फिर नहीं समझा है तो दिक्कत है। मतलब क्या हुआ, सिंबल्स का मीनिंग बस क्लियर कर लें आप। अगर आपको सिंबल्स के मीनिंग परफेक्ट क्लियर है ना, परफेक्टली बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर जिसको बोलते हो, तो ट्रस्ट करो मेरा, किसी भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, किसी भी न्यूमेरिकल में। लेकिन मेरी कंडीशंस हैं कि जब हम किसी रिलेशन को डिराइव करते हैं तो मुझे उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। तो एक्स नॉट क्या है, अब आप लोग बताएंगे एक्स नॉट या फिर वाई नॉट क्या है, ये व्हाट इज एक्स नॉट एंड व्हाट इज वाई नॉट। तो आंसर बनेगा क्या है ये सर इनिशियल कंपोनेंट्स ऑफ दिस। कंपोनेंट्स नहीं है, ये इनिशियल पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स हैं, जो उसकी इनिशियल लोकेशन है उसके कोऑर्डिनेट्स ही हैं। और एक्स और वाई क्या है, तो फाइनल पोजीशन के कोऑर्डिनेट, फाइनल पोजीशन के फाइनल कोऑर्डिनेट्स। पोजीशन के फाइनल कोऑर्डिनेट्स तो नहीं कह सकते, आप ये कहोगे टी सेकंड्स के बाद, मतलब टी टाइम जब है ना, टाइम टी जब चला जाएगा यस तो उसके बाद उसकी कोऑर्डिनेट्स ये हो गई। ux क्या है, इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट x एक्सिस के ऊपर, और uy क्या है, इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट y एक्सिस के ऊपर। ax क्या है, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट है x एक्सिस के ऊपर, और ay क्या है, एक्सेलरेशन का कंपोनेंट y एक्सिस के ऊपर। तो अब 2 डायमेंशन में हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। 2 डायमेंशन के न्यूमेरिकल जब भी आप करोगे तो आप इस इक्वेशन को यूज करिए। हाँ, कंडीशन मैंने पहले बता दी है, ये सब कुछ तब काम करेगा जब एक्सेलरेशन जो हमने लिया है यहाँ पर, है ना, जब आप इक्वेशंस यूज करते हो, तो मैंने पहले भी बोला हुआ है ये सब कुछ एवरीथिंग विल वर्क अंडर, बट कंडीशन क्या है, एक्सेलरेशन जो भी हम यहाँ पर कंसिडर कर रहे हैं वो एक कांस्टेंट वेक्टर होना चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, वो चेंज ना हो उसमें कुछ। वेरिएबल एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करते हैं, उसमें या तो ग्राफिकल अप्रोच लगाओगे या फिर कैलकुलस अप्रोच, जो चीज 1 डायमेंशन में आपने लर्न की है। तो इसका मतलब एक बॉडी अगर एक प्लेन में चल रही है, कोई एक पार्टिकल है जो प्लेन में, तो सबसे पहले तो प्लेन वर्ड आपको पता होना चाहिए। मोशन इन अ प्लेन में प्लेन का मतलब होता है, प्लेन मीन्स अ सरफेस लाइक अ पेपर, पहले भी बता चुके हैं आपसे। प्लेन मतलब अ सरफेस लाइक अ पेपर which consists of 2 coordinate axes। अब ये जरूरी नहीं है कि देयर आर ऑलवेज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस जो हो वो वाई और जेड हो, है ना, जेड और एक्स हो, पर 2 एक्सिस हो कोई। मोशन इन अ प्लेन का मतलब सेट ऑफ 2 coordinate axes and those axes will be used to define the location of particle। There will be some initial location, there will be some location after time t,
and the relation between the initial location and final location, the relation between the initial location and final location is actually represented in terms of coordinate x and coordinate y. अब मैं इसकी एप्लीकेशन पार्ट पर दिखाता हूँ आप, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन के अगर मैं वाकई में समझ गए हैं तो हम इसकी एप्लीकेशन पार्ट पर आ रहे हैं, अगर रियल में समझा है तो। अब ना एक और क्वेश्चन आएगा यार, एक फॉर्मूला और है, उसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। दिव्या मीटिंग में हो आप? क्लियर है सब? यस सर। चलो ठीक है, थैंक यू। एक और पॉइंट होगा यार कि जब लोकेशन चेंज हो जाएगी तो वेलोसिटी भी तो चेंज होगी ना। अगर बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन है तो वो उस वेलोसिटी पे तो रहेगी नहीं जिस वेलोसिटी पर उसने स्टार्ट किया था, तो उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी। तो फिर आफ्टर टी सेकेंड्स अगर कोई पूछे कि क्या वेलोसिटी हुई है उसमें, टी सेकेंड्स के बाद उसके अंदर क्या वेलोसिटी हो गई, तो हम कौन सा इक्वेशन लगाएंगे? देखो हमारे पास एक इक्वेशन होती है v इक्वल टू यू प्लस AT। मैं आपसे कह रहा हूं कि मोशन इन प्लेन में इनके ऊपर वेक्टर लगा दो और आप कंफर्टेबली यूज करते रहो इनको। तो हम क्या करेंगे, जो बाद वाली वेलोसिटी आएगी वो क्या बनेगी? देखो इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स ux i कैप प्लस uy j कैप प्लस एक्सेलरेशन के कैप प्लस ay j कैप और इनटू t। अब इसको हम क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। तो ux और प्लस ax इंटू टी ये पूरा एक साथ होकर के आई कैप के साथ चला जाएगा, और uy प्लस ay इंटू टी ये पूरा एक साथ होकर के j कैप। सो दिस इज योर वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। सीधा सा एक्सप्रेशन है ये, बहुत सिंपल सा एक्सप्रेशन है ये। तो चलिए हम लोग न्यूमेरिकल लेकर चलते हैं तो थोड़ा सा और क्लियर होगा। अभी क्या है कि सिंबल्स चल रहे हैं, इससे ज्यादा बेटर तरीके से समझ नहीं आता, तो कुछ एग्जांपल्स के साथ स्टार्ट करते हैं। तो लाइक अगर मैं इलस्ट्रेशंस लूं और ये कहा जाए कि एक पार्टिकल है, पार्टिकल वाज एट, उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं, मैं फिलहाल 0,0 मानता हूं, एट टाइम t इक्वल टू 0। इनिशियल वेलोसिटी is 3i cap plus 4j cap. Okay, this is the initial velocity which is already given in the component form, and the acceleration is let's say 2i cap plus 5j cap, randomly choose कर रहा हूँ। in the standard units है, मतलब कि velocity मीटर पर सेकंड में और acceleration मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। find position and velocity after, find the position and velocity after let's say 2 seconds। कोई भी टाइम हो सकता है ऐसे। बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। क्या करेंगे सुनिए, जब पोजीशन फाइंड करने की बात होती है, पोजीशन एट 2 सेकेंड्स, किसी भी 2 डायमेंशन के मोशन में, मेरा भरोसा करो मैं तुमको गलत एडवाइस नहीं दूंगा, सिर्फ इन 2 इक्वेशंस के ऊपर फोकस किए रहो, है ना। आप इन 2 इक्वेशंस को आप जस्ट यूज करते रहो, आपको 2 डायमेंशन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हमने सबसे पहले क्या किया, x बराबर x0 प्लस हमने कहा ux इंटू टी प्लस हाफ ax इंटू टी स्क्वायर, और ऐसे ही y के लिए। बट मुझे ये पता होना चाहिए कि x0 क्या है, ux क्या है, ax क्या है, मतलब सिंबल्स के मीनिंग क्लियर होने चाहिए आपको। तो इस न्यूमेरिकल के लैंग्वेज के हिसाब से x0 क्या है हमारे पास, इस न्यूमेरिकल के लैंग्वेज के हिसाब से, क्योंकि फॉर्मूला तो सारे प्रॉब्लम है ना, समझ गए। जितने भी क्वेश्चंस मैं अभी आपसे करवाऊंगा उन सब के अंदर मैं यही यूज करूंगा। तो हम लोग को न्यूमेरिकल्स में चेक क्या करना है, 0 x0 0, ux बताओ सर 3। इनिशियल वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट x वाला कंपोनेंट है, तो आंसर है 3। 3i cap। और तो i कैप नहीं आएगा ना उसमें, सिर्फ 3 आएगा। यस i कैप तो ये बताने के लिए होता है कि मैं x कंपोनेंट हूँ, यस सर। डायरेक्शन इंडिकेटर होते हैं ना।
और टाइम, तो 3 इंटू 2 प्लस हाफ ax2 और इंटू 2 स्क्वायर, दैट्स ऑल। बस वो खत्म हो गया क्वेश्चन, x आ गया। एंड ऐसे ही y निकालना है, तो y इक्वल्स टू y नॉट प्लस यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर करेंगे। तो इसमें भी y नॉट 0 है, यू वाई मतलब y कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का 4 है, तो 4 इंटू 2 प्लस हाफ ए वाई, एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट 5 है, और इंटू 2 स्क्वायर, और इससे आपको y मिल जाएगा। तो पहला आंसर आ गया, वेलोसिटी उसकी पोजीशन आ जाएगी। क्या आ रहा है वैसे सॉल्व करके, x की वैल्यू और y की वैल्यू अगर देखा जाए तो सिंप्लीफाई भी तो करना होगा ना यार इसको। 10 and 30 10 आ रहा है x को, वैल्यू 10 आएगी। 10 आ रहा है। हाँ, और 13 सर दूसरा 18। 18 आ रहा है, तो 10 और 18। तो ठीक है, यही पूछा व्हाट इज द पोजीशन, तो पोजीशन मतलब कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का हो गया 10, 18। अब जब वेलोसिटी की बात करोगे आप, ये वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड्स, तो इसके लिए ये वाला कंसेप्ट। तो वेलोसिटी निकालने के लिए v इक्वल टू ux प्लस ए एक्स टी आई कैप प्लस यू वाई प्लस ए वाई टी जे कैप। तो आप सिंबल की वैल्यू रखो, आप ux की वैल्यू 3 है ना, प्लस ए एक्स की वैल्यू यानी एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट 2 है, और इनटू टाइम 2 दिस होल आई कैप, प्लस यू वाई की वैल्यू रखी गई 4 प्लस ए वाई की वैल्यू 5, टाइम की वैल्यू 2 एंड देन जे कैप। तो कुल मिलाकर के फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू बन जाएगी 7 आई कैप, अगर मैं गलत नहीं कर रहा तो, और 14 जे कैप। सही लिखा है मैंने, 7 आई कैप प्लस 14 जे कैप। यस सर। तो क्या वेक्टर के कंसेप्ट से आप इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाल सकते हो? तो वेक्टर वाले चैप्टर के कंसेप्ट 59। कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी क्या हुआ, तो मेरे ख्याल से मैं तो देखो लिख रहा हूँ, लेकिन आपको मेहनत करनी है। एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने का जो तरीका है वो रूट में 7 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी निकालते हो। मतलब बेसिकली एक वेक्टर का डायरेक्शन निकालने का तरीका मैंने बताया हुआ है कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन हम लोग tan थीटा वाले फॉर्मूले से निकालते हैं, जिसमें tan थीटा जो होता है उस वेक्टर का y कंपोनेंट डिवाइडेड बाय उसका x कंपोनेंट। तो y कंपोनेंट यहाँ पर 14 है और x कंपोनेंट यहाँ पर 7 है। अब मुझे नहीं पता कि आपको कितना याद है कि इस tan थीटा में थीटा मेजर कहाँ से होता है। सर जब हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव पोजीशन ऑफ एक्स एक्सिस, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। बस खत्म हो गया क्वेश्चन। अगर इस तरीके से आपके कंसेप्ट क्लियर हैं और रिवाइज हैं तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हाँ जी बताएं। कौन सर वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस 80 से भी आ रही है, हमने कैलकुलेट की है। तो वो फॉर्मूला और इस फॉर्मूले में क्या वो फर्क है? तो u प्लस 80 ही तो निकाला है मैंने। देखिए u प्लस 80 लगेगा, लेकिन वो u के वेक्टर फॉर्म में लगेगा। देखो मैं समझा, मैग्नीट्यूड फॉर्म में नहीं आएगा। यहाँ पर मैग्नीट्यूड नहीं रखना उसका वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म किसको बोलते हैं कि कंपोनेंट फॉर्म में रखा जाए उसे, इसको भी कंपोनेंट फॉर्म में रखा जाए। वेक्टर वाला चैप्टर पढ़े हो नहीं पढ़े बच्चे, है ना अभी? अच्छा देखो, एक मैं कुछ एग्जांपल और दूंगा। देखो इस फर्स्ट illustration was a very simple example because everything was in front of us, because velocity was directly given, acceleration was given, time was given। तो जो डेटा है मतलब इंफॉर्मेशन was डायरेक्टली अवेलेबल। कभी कभी इस चीज को इनडायरेक्ट वे में भी आपके सामने दिया जाएगा। कैसे? देखिए, क्योंकि हमने आपको वेक्टर के चैप्टर में बताया था कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। या तो आप उसको कंपोनेंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, या फिर आप उसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो। इस चीज को रिकॉल करना। या तो आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन का यूज करते हो, या फिर उस वेक्टर के कंपोनेंट्स का यूज करते हो। तो उसी हिसाब से प्रॉब्लम भी दो तरीके से आएंगी। जैसे कि अगर मेरा प्रॉब्लम 2 से दूं, प्रॉब्लम 2 ये कह रहा है,
ये x हो गया, ये y हो गया, ठीक, 0,0। यहाँ से किसी पार्टिकल ने स्टार्ट किया और आपको उसकी इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो है वो रिप्रेजेंट करके दी जा रही है, कंपोनेंट करके नहीं दी जा रही। आपसे ये कह दिया गया कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड है और एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और इनिशियल वेलोसिटी 30 डिग्री के एंगल पर है और एक्सेलरेशन वाई एक्सिस की साइड से 30 डिग्री एंगल पर है। मतलब कुल मिला करके हमें इन्फॉर्म करने के तरीके क्या हो सकते हैं। तो हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन देने का जो तरीका है, एक तरीका तो बड़ा आसान सा था कि आप कंपोनेंट करके मुझे बता दो, और दूसरा तरीका है कि आपने कंपोनेंट नहीं किया, आपने वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को एक एरो बना करके रिप्रेजेंट कर दिया और फिर मुझसे ये पूछ लिया कि फाइंड पोजीशन या फिर वेलोसिटी एट कोई भी टाइम 2 सेकंड्स। तो अब क्या करना चाहिए मुझे। तो हमें ऐसा लगता है कि यार ये अलग तरीके से क्वेश्चन आ गया कोई, बट एक्चुअल में ये क्वेश्चन अलग तरीके से नहीं है। जिनको भी वेक्टर का कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से आता होगा क्लियरली, वो ये जानते हैं कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एंगल जब पता होता है आपको, तो आप उसके कंपोनेंट कर सकते हो। पता है ये चीज? यस Yes, sir. तो आप सबसे पहले क्या काम करो, कंपोनेंट फॉर्म में u और a की वैल्यू लिखो और बताओ क्या होगी। अगर मैं कंपोनेंट फॉर्म में जाऊं तो मैं इस u को क्या लिखूं यहाँ पर। सो 5 आएगा प्लस 5√3 j कैप। ठीक है, अब समझ गए। अब रिकॉल करना है आप लोग को कि वेक्टर पता है उसके कंपोनेंट। तो मैं एक बार वैसे हिंट कर दे रहा हूँ, कंपोनेंट करने के लिए मैंने ये कहा था कि वेक्टर के टिप पॉइंट से एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हो। तो मैं अब इसको डायरेक्टली लिख दूं। मेरे हिसाब से जो इसका x कंपोनेंट आएगा वो 5√3 आएगा और y कंपोनेंट 5 आएगा। मैंने सही लिखा है, गलत लिखा है? Yes, sir. Yes, sir. सही है सर। ठीक है। और एक्सेलरेशन में क्या होगा उसको भी कंपोनेंट फॉर्म में लिख लूं, क्या होगा बताओ। उसके टिप पॉइंट से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाल दो, तो ये चीज उसकी x कंपोनेंट बन जाएगी और इधर से y कंपोनेंट आ जाएगा। सर x कंपोनेंट 3 i कैप है और y कंपोनेंट 3√3 j कैप है। Yes, sir. कितना है? सर x कंपोनेंट 3 फिर से i बोलना, कैप। थोड़ा वॉइस क्रैक है। Sir, हाँ। y component 3√3. सर आपका नेट नहीं चल रहा सर। वो हाँ वो गड़बड़ था, अभी आ गया है। सर x कंपोनेंट आ गया 3 i कैप और y कंपोनेंट आ गया 3√3 j कैप। 3 i कैप x कंपोनेंट और y कंपोनेंट 3√3। यस बस सर। क्वेश्चन। हाँ, अब जिसको दिक्कत हो रही है, हमें मुझे पता है कि हमें दिक्कत होती है, कुछ लोगों को दिक्कत हो रही होगी, वो दिक्कत उन्हीं को होगी जिन्होंने वेक्टर के कंपोनेंट्स का लॉजिक रिवाइज नहीं है। बट जिन्होंने पढ़ा है मैं उनके बारे में गारंटी ले रहा हूँ कि उनको दिक्कत कभी नहीं आएगी। तो अब मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आप ये करना सीख गए तो आपका क्वेश्चन पूरा। पोजीशन निकालने के लिए मेरे पास रेडीमेड फॉर्मूला है, मुझे उस फॉर्मूले के अंदर उठा करके सिर्फ वैल्यूज रखनी होती है। तो वैल्यू रखना स्टार्ट कर दो। x0 0 है, ओरिजिन पे है। वेलोसिटी का x कंपोनेंट 5√3 है, टाइम 2 है, एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट 3 है और ये 2 स्क्वायर, यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी मुझे। ऐसे ही y के लिए, मतलब आपको फॉर्मूला डिराइव थोड़ी करना है, एक पहले से डिराइव किए हुए फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर 5 इंटू टाइम 2 प्लस हाफ ay 3√3 इंटू 2 स्क्वायर। अब आप कैलकुलेट कर लीजिएगा और चेक करके बता दीजिएगा x और y की वैल्यू क्या आती है। ठीक है, तो मैं छोड़ दे रहा हूँ इसको। और रही बात वेलोसिटी निकालने की, तो उसका भी प्री डिफाइंड पहले से फॉर्मूला है, आपको सिर्फ उस फॉर्मूले में वैल्यू एंटर करनी है।
ये प्रोग्रामिंग टाइप नहीं होता है, कंप्यूटर में प्रोग्राम बना हुआ है, आप सिर्फ उस प्रोग्राम में जाओ और अपना इनपुट एंटर कर दो, रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। तो ux मतलब 5√3 प्लस ax 3 टाइम हो गया 2 एंड दिस टोटल इनटू आई कैप प्लस uy 5 प्लस y कंपोनेंट एक्सेलरेशन 3√3 और टाइम 2 एंड टोटल j। हाँ, वेलोसिटी में एक मेहनत है, वेलोसिटी में एक थोड़ा सा काम ज्यादा करना पड़ता है कि जब ये सॉल्व हो जाता है तो उसके बाद इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी निकालना पड़ता है आपको, ठीक है ना, उसके बाद। और वो ऐसे होता है, अगर मैं इस चीज को vx से डिनोट कर दूं और इस चीज को vy से डिनोट कर दूं, तो फिर आपको एक स्टेप ये करना पड़ेगा कि जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, वो कैलकुलेट करके दिखाना पड़ेगा स्क्वायर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर से, और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वो तुमको रिप्रेजेंट करनी पड़ती है tan थीटा वाले मेथड x कंपोनेंट। तो ये वेक्टर में एक्सप्लेन कर चुके हैं, पहले ही एक्सप्लेन हो चुका है। बताएं भाई, यहाँ तक अपना फीडबैक दो, फिर आगे बताएं। अगर यहाँ तक सब सही है तो मैं आगे समझ गए सर, सही है, आ समझ गया। गए सर। आ गया सर। गर्ल्स भी बताओ थोड़ा सा, बच्चा आप लोग वैसे बार बार आप लोग का नाम ले रहा हूँ कि आप लोग बोल नहीं पा रहे हो शायद, तो तुम लोग भी थोड़ा सा अपना कंफर्म करो कि क्या ये सब कुछ सही है जो कुछ मैंने, है ना, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? नहीं सर। अब हाँ चलिए ठीक है, थैंक यू। अब एक काम करना होगा, इसके अंदर जो तुम्हारा कंसेप्ट एक्चुअली में चेक होता है वो ये होता है कि आप कंपोनेंट्स कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो। जैसे मैंने यहाँ पर अभी देखा थोड़ी देर के लिए कि कुछ लोग कुछ सेकंड्स के लिए पॉज हो गया था, मतलब लोग थोड़ा सा पजल्ड हो गए थे कि यार ये कंपोनेंट कैसे होते हैं। तो अगर आप कंपोनेंट करने में परफेक्ट हो तो मुझे ये पता है कि अब आप गलती कभी नहीं करोगे, आपका न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं होगा। चलिए उम्मीद करते हैं कि अब आगे जो अगला आर्टिकल है उसमें सब सही चलेगा। देखो चलिए, तो इसके बेसिस पर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करेंगे। बिल्कुल सेम थ्योरी है, थ्योरी में फर्क नहीं है। तो व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि प्रोजेक्टाइल होता क्या है, किस चीज को आप प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हो, है ना। प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर कोई पूछे कि हाँ मतलब एनी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्टेड का मतलब थ्रो कर दिया जाए इनटू स्पेस, मतलब एयर में, ठीक है। एनी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड इनटू स्पेस और एयर सच दैट इट मूव्स, under the effect of gravity, under the effect of gravity, so that is called projectile, is called as projectile। ये तो इसकी अगर आप डेफिनेशन देना चाहो तो is called as projectile है। ये क्या है, मतलब किसी भी चीज को हवा में फेंक दे तो फेंकने के बाद कोई भी बॉडी जो पाथ फॉलो करती है वो एक प्रोजेक्टाइल है। फुटबॉल को आपने किक कर दिया, वो प्रोजेक्टाइल है। मतलब अगर आप मुझसे इसके एग्जांपल पूछोगे तो क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं? बुलेट फ्रॉम गन प्रोजेक्टाइल है, एक बार गन से बुलेट बाहर आ गई तो फिर वो प्रोजेक्टाइल हो गया। और एग्जांपल है ना, और एग्जांपल बताएंगे? सर बॉल को जब फेंकते हैं सर ऊपर से, वो प्रोजेक्टाइल मोशन में आती नीचे। किसी भी डायरेक्शन में, ऊपर जरूरी नहीं है। बॉल थ्रोन इन एयर, यस सर। डायरेक्शन नहीं बता रहे आपको, कंसेप्ट है कि आप फेंक दो, बस कोई भी चीज हवा में फेंक दो, बस वो प्रोजेक्टाइल है। किसी भी डायरेक्शन में, वो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल जैसे फेंकना फेंको, वो सब प्रोजेक्टाइल कहलाएंगे। यस सर। तो चलिए अब हम ना स्टेप बाय स्टेप शुरुआत करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो सबसे पहला केस हम लेते हैं, सबसे पहला केस
अब पार्टिकल, फर्स्ट केस देखना, पार्टिकल प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटल, मतलब प्रोजेक्शन की जो डायरेक्शन है वो हॉरिजेंटल है, प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली फ्रॉम हाइट, किसी हाइट से एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया जाए, मतलब फेंका जाए। तो ये आप अपना कॉमन सेंस लगा के बताओ, प्रैक्टिकल सोच के, अपना एक्सपीरियंस करके, कि अगर आप किसी हाइट से कोई भी चीज फेंकते हो तो कहाँ जाएगी वो। मतलब अगर हम मान लो घर की छत पे खड़े हो गए, इसमें कुछ सोचने वाला बात नहीं है, वैसे मैं बताऊं कोई भी चीज सोचने वाली नहीं है। मान लो ठीक है, ये आपने कहा कि ये भाई ये फ्लोर है, मतलब ये ग्राउंड है, फ्लोर तो नहीं कहना चाहिए, ये आपका घर है, आप छत पे खड़े हैं और आपने एक पत्थर उठाया और पत्थर फेंक दिया। किधर की तरफ? आपने स्टोन उठाया और स्टोन किधर की तरफ फेंका? तो वो कहा जा रहा है कि आप बिल्कुल सीधे फेंको, थ्रो हॉरिजेंटल, ठीक है। तो और स्पीड उसकी यू है, हम लोगों ने उसको स्पीड यू से हॉरिजेंटल फेंका। तो प्रैक्टिकल आपको नहीं पता कि ये कहाँ पर गिरेगा, जा करके कहाँ चला जाएगा, और आसमान में चला जाएगा कि जमीन पे आ जाएगा ये? सर तो नीचे आएगा। जमीन पे ही आएगा। पक्का ना? यस तो सर। ये बॉडी, ये जो पत्थर आप छत पर से फेंक रहे हो, है ना, आप अपने छत पे जा करके और आप छत पे खड़े होकर के पत्थरबाजी कर रहे हो, तो उस पत्थरबाजी में वो पत्थर जो है वो जमीन पे आके गिरेगा कहीं। तो जहां पर वो जमीन पे गिरा, वो पॉइंट आपके घर से कितनी दूर है, मतलब ये डिस्टेंस है। कहीं कहीं पर इसको रेंज भी कहा जाता है। तो ये आर कितना है और कितना टाइम लगेगा उस स्टोन को नीचे आने में, टाइम टू फॉल कितना होगा। ये दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मुझे। इसी को प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? यस सर। यस सर। चलो, अब ये Yes, मोशन इन प्लेन कैसे हुआ, ये मोशन इन प्लेन कैसे हुआ इसको समझिएगा। मैंने जानबूझ करके 3 डायमेंशनल फिगर बनाने की कोशिश की है। ये मोशन इन प्लेन कैसे हुआ वो समझो। जहां से आप फेंक रहे हो वहां से एक लाइन ऊपर की तरफ इमेजिन करो, और लेट अस से दैट लाइन इज वाई एक्सिस, इसको वाई मान लेते हैं। और उधर से जहां पर वो स्टोन ग्राउंड के ऊपर आ रहा है, उधर चले जाओ और इसको मान लो कि ये एक्स एक्सेस है। तो ये एक प्लेन हो गया ना, एक्स वाई प्लेन हो गया। यस सर। अब मुझे, हाँ, ये ओरिजिन हो गया यहाँ पर। अब आप सीधा सीधा, अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ रही हैं, ट्रस्ट करो मेरे ऊपर कि बिल्कुल बिल्कुल आसान है क्वेश्चन, बहुत आसान है। देखो हमारे पास इक्वेशंस ये हैं कि x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। एक ये इक्वेशन है मेरे पास, और दूसरी इक्वेशन मेरे पास ये है। इस पूरे आर्टिकल में इन दो इक्वेशंस के बियॉन्ड आपको जाना ही नहीं है। बट हाँ, आपका वो कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर वाला। तो मुझे एक एक करके बताते हैं। वो यहां से स्टार्ट कर रहा है ना, बिल्डिंग के टॉप पॉइंट से तो आप स्टार्ट हुए ना, ये तो नहीं, ये इनिशियल पॉइंट है। तो आप डायग्राम देखो और मुझे ये बताओ अपने लॉजिक से कि जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो उसके कोऑर्डिनेट क्या थे। आपके सामने एक्स एक्सेस बना दी गई है, आपके सामने वाई एक्सेस बना दी गई है। जिस पॉइंट से आपने स्टार्टिंग करी है वो उसके क्या कोऑर्डिनेट लिखने चाहिए आपको? सर 0, So y, 0. सर 0 बिल्डिंग की हाइट h है। सर 0, y होगा क्योंकि सर 0, h हो गया। सर 0, h। क्या जो बिल्डिंग की हाइट है वही उसका वाई कोऑर्डिनेट नहीं है? यस है ना? Yes, sir. तो अब इसका मतलब एक्स नॉट कितना हुआ? 0। मैंने इसीलिए कहा सिंबल का मीनिंग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करो। एक्स नॉट क्या है? जहां जो भी उसकी इनिशियल लोकेशन थी उसके कोऑर्डिनेट्स। तो इनिशियल लोकेशन में एक्स कोऑर्डिनेट तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इनिशियल लोकेशन में वाई कोऑर्डिनेट है। किसके बराबर है वो? सर एच। सर h होगा वो। यहाँ तक ठीक है। अब आते हैं इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स पे। तो उसके क्या कंपोनेंट होंगे जो कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जाएंगे, जबकि आपको ये कहा जा रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल होने का मतलब कि ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है।
सर x तो अगर कंपोनेंट होगा u और y कंपोनेंट होगा 0। ये सारे लोग आंसर देंगे क्योंकि सबको यहीं पर प्रॉब्लम आनी है। तो मैं आप लोग सभी लोगों से आंसर चाहूंगा, तब मैं ये मान सकता हूं कि आप लोगों ने ये चीजें समझ ली है कि अगर ये इनिशियल वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो क्या इसका कोई y कंपोनेंट आएगा? नो सर। नहीं सर। नो नहीं आएगा ना? नहीं सर। नहीं आएगा सर। हाँ सर नहीं आएगा। तो फिर यू वाई क्या लिखेंगे? 0। अच्छा, हो और जाएगा, जीरो हो जाएगा वो। यू एक्स क्या लिखें? u। यू इंटू टी प्लस। अब आते हैं एक्सेलरेशन के ऊपर। ये बड़ा आसान सा है, अगर किसी को दिक्कत हो रही हो ना तो आप फिर से बोल लो, आप एक बार थोड़ा ठंडे दिमाग से कंपोनेंट्स का टॉपिक एक बार फिर पढ़ लो, सारी प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन कौन सा है? सर एक्सेलरेशन अंडर ग्रेविटी। तो ऊपर ही लिखा है, प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन में कहा जा रहा है कि इट इज मूविंग अंडर ग्रेविटी, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन ग्रेविटी वाला लेना होगा। तो ग्रेविटी की एक्सेलरेशन कौन सी डायरेक्शन में होती है? वर्टिकली लगेगी। वाई एक्सिस की तरफ y नीचे ना। एक्सिस। तो ये जो g है ये एक्सेलरेशन है हमारा, जो g है वही एक्सेलरेशन है। आप बताओ इसका कौन सा कंपोनेंट x एक्सिस पर आएगा? ग्रेविटी इज द एक्सेलरेशन व्हिच इज ऑन द y एक्सिस। तो आप ग्रेविटी अगर का x कंपोनेंट नहीं होगा, x कंपोनेंट 0 होगा। x 0 होगा। पक्का? यस सर। यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया है। y एक्सिस की वेक्टर का x कंपोनेंट नहीं आता और x एक्सिस के वेक्टर का y कंपोनेंट नहीं आता। तो क्योंकि ग्रेविटी y एक्सिस के ऊपर है तो इसका कोई भी कंपोनेंट x पर तो आएगा नहीं, तो ax 0 हो गया, यहाँ पर 0 आ गया। और हाफ यहाँ पर y कंपोनेंट पे क्या लिखोगे? एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट, तो वो तो सर -g। तो माइनस जी हो जाएगा वो। लेकिन माइनस होगा क्योंकि नीचे की तरफ है, डायरेक्शन नीचे है ना, इसलिए -g। आपसे कहा गया था कंपोनेंट प्लस में भी आ सकते हैं, कंपोनेंट माइनस में भी आ सकते हैं, तो क्योंकि इसकी डायरेक्शन नेगेटिव y एक्सिस है इसलिए -g और इनटू यहाँ पर t²। अब आप मुझे ये बताओ कि फाइनल कोऑर्डिनेट क्या हुए? ये जो x और y है ये तो बाद वाली लोकेशन होती है ना, तो बाद वाली लोकेशन यहाँ पर है, तो इसके क्या कोऑर्डिनेट होंगे आप खुद देख लो। जो उसकी बाद वाली लोकेशन है वो x एक्सिस पर है, तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। तो बाद वाला जो y है, y का मतलब ये बाद वाला कोऑर्डिनेट होता है, तो बाद वाला कोऑर्डिनेट 0 हो गया। और वहां पर x कोऑर्डिनेट क्या होगा? अगर आप इस डिस्टेंस को r से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो इस पॉइंट पर x कोऑर्डिनेट r होगा। क्या है? r। अगर मैं तो वो r हो गया, बस खत्म हो गया। ये इतना ध्यान रखना है। अभी मैं 2-3 एग्जांपल और दूंगा तुम्हें। सर बट जी बताइए। सर बोलो, y आराम से 0 बोलो। वाला समझा दीजिए। y 0 इसलिए होगा कि जो उसकी ये वाली लोकेशन है ना, सिंपल सी, आप मैथ में बताओ, जो ये लोकेशन है ये तो ऑन द x एक्सिस है ना, तो अगर आप x एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट लेते हो तो हाँ वहां सर, y सर आ गया। कोऑर्डिनेट तो 0 होना चाहिए ना। हाँ सर आ गया, आ गया। मैं कह रहा हूँ आराम से, क्वेश्चन ना होने में यही सब दिक्कतें होती है। हाँ बताओ भाई। सर वो हाफ ax t² वाला सर एक बार 0 कैसे है वो बता सर, नेटवर्क इशू हो गया था कुछ नहीं, वो पॉज हो गया था सर। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो ग्रेविटी है ना ये एक्सेलरेशन होती है, इसमें कंपोनेंट्स वाला कंसेप्ट है बच्चा, यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। देखो जो ax और ay का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट और एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट। तो पहले तो ये पता लगाओ कि इस फिगर में एक्सेलरेशन है कौन। तो इस फिगर में एक्सेलरेशन ग्रेविटी है जो कि y एक्सिस में ही है। कंसेप्ट ऑफ वेक्टर ये कहता है कि अगर कोई वेक्टर y एक्सिस की डायरेक्शन में होता है तो उसमें कोई x कंपोनेंट आता ही नहीं है कभी। तो ग्रेविटी इज माय एक्सेलरेशन ऑन द y एक्सिस, so it will have 0 component on the x direction from the concept of vector। इस चैप्टर से कोई मतलब नहीं इसको, इस वजह से मैंने ax को यहाँ पर 0 कहा है। ये सर आ गया।
आप सॉल्व करिए, इधर वाली इक्वेशन सॉल्व करके देखो टाइम कितना आएगा, इसको सॉल्व करो। तो अगर आप टाइम देखोगे तो ये रूट ऑफ कितना आएगा, ठीक है जी, करके देखो राइट साइड, यस सर। और वो टाइम लेफ्ट साइड पर रखो, जो राइट साइड से, मतलब राइट वाले साइड से आप टाइम सॉल्व कर दीजिए, और ये टाइम लेफ्ट वाली साइड पर यहाँ पर लेके आओ, टी की जगह पर, ये टाइम इस टी की जगह लेके आओ, तो तुमको रेंज मिल जाएगा u अंडर रूट ऑफ 2h बाय g। तो ये r हो गया और ये t हो गया। ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको यही पूछा जाता है। आया समझ में? यस सर। यस सर। जबरदस्ती हाँ ना करना, फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बाद में फिर दिक्कत हो जाती है ना, बाद में ये होता है कि यार नहीं। और मुझे पता है यहाँ पर कंफ्यूजन थोड़ी सी स्टार्ट हो जाती है, रीजन क्या है, कंपोनेंट्स वाला प्रॉब्लम करता है हमें। वो अचानक से कंपोनेंट्स लेना आ जाता है, और वो बहुत पहले पढ़ा हुआ टॉपिक है, तो मैं थोड़ा सा और ट्राई कर लेते हैं, एक और ट्राई करते हैं। ये मेरा फर्स्ट केस हो गया, ठीक है। अब जरा दूसरा केस देखो, इसके बाद तुमको ये समझ में आ जाएगा कि यार ये टॉपिक टफ नहीं है, वरना स्टूडेंट्स को कितना भी पढ़ा लो उनको ये चीजें हमेशा डिफिकल्ट लगती हैं, रॉन्ग अप्रोच की वजह से। तो देखिए, फिर आप उसी घर में गए अपने, ठीक। अब मैं एक काम करूंगा, मैं कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू ले लूं, क्योंकि ऐसे क्या होता है समझने में थोड़ा दिक्कत होती है ना। यस सर। वो न्यूमेरिकल वैल्यू सामने होती है तो थोड़ा सा कंफर्टेबल लगता है कुछ। सही बोल रहा हूँ कि ये नहीं सर? अच्छी वाली फीलिंग आती है तब। हाँ, ऐसे क्या है कि मतलब ये एच और यू तो मतलब मजा नहीं आता, मतलब ऐसा लगता है कि पता देखने नहीं में क्या। अच्छा नहीं लगता उतना। हाँ हाँ, मैं समझ रहा हूँ। तो चलिए भाई, आपके घर की हाइट मेजर करते हैं, है ना। आपके घर कितनी हाइट का है वो डिपेंड करता है भाई, कितनी स्टोरी बिल्डिंग है। तो चलो, मैं वैसे रैंडमली चूज कर रहा हूँ, 80 मीटर की हाइट का घर है आपका, ठीक है। और आप छत पे गए, पत्थर उठाया, ठीक है। कश्मीर में जा रहे हैं हम लोग, हाँ। तो कश्मीर में आपको पता है क्या हो रहा है आजकल, मतलब अब तो बंद हो गया, बट पहले क्या होता था। तो ये पत्थर उठाया आपने, और ये पत्थर जो है उठा करके ऊपर की तरफ थ्रो किया, मतलब कि हॉरिजॉन्टल लाइन से 30 डिग्री ऊपर की तरफ फेंका है, आसमान की तरफ। कितनी स्पीड से? मैं कोई रैंडम वैल्यू चूज कर रहा हूँ, मान लो 20 मीटर पर सेकंड से। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये पत्थर आसमान में चला जाएगा, समझे। अल्टीमेटली कहाँ आ जाएगा ये, ग्राउंड बोलो। पे, हाँ, ग्राउंड पे आ जाएगा। तो ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, ये क्या होगा, फाइनली आना तो इसको जमीन पे ही है ना। आप किसी भी डायरेक्शन में फेंको, पत्थर आएगा तो नीचे ही, यही ग्रेविटी है। तो अब फिर आपके लिए वही क्वेश्चन है कि ये डिस्टेंस कितना होगा, मतलब कितना डिस्टेंस आगे आएगा ये, मतलब रेंज। और टाइम क्या होगा जब वो यहाँ पर नीचे आएगा, कितने टाइम बाद, फेंकने के कितने सेकंड्स के बाद वो नीचे आ जाएगा, ये क्वेश्चन है आपका। प्रॉब्लम क्लियर हो गया? प्रॉब्लम क्या है वो समझ में आई? यस सर। क्योंकि जब प्रॉब्लम समझ में आएगी तभी सोल्यूशन आएगा ना उसका। भाई, एक डॉक्टर के पास जाते हो तो पहले वो मेडिकल टेस्ट करवाता है कि पहले प्रॉब्लम डायग्नोज करी जाए, उसके बाद ट्रीटमेंट आता है उसका। तो प्रॉब्लम समझा जाए पहले कि प्रॉब्लम क्या है, क्लियर हो गया। अब इसका प्रॉब्लम डायग्नोज हो गई, अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट के ऊपर। तो ट्रीटमेंट ऐसे होगा, सबसे पहले काम आप क्या करो, आप कोऑर्डिनेट एक्सेस प्लॉट कर लो, सबसे पहला काम। तो ये मैंने प्लॉट किया वाई एक्सेस, और हॉरिजॉन्टल लाइन पर मैंने प्लॉट किया एक्स एक्सेस, ये दोनों एक्सेस प्लॉट कर दी। ये हो गया मेरा 0,0, ठीक है। और मैंने कोऑर्डिनेट्स वगैरह, अब बताओ यहाँ क्या कोऑर्डिनेट लिखेंगे यार, बाद वाले एक बार यहाँ पहले लिख लेते हैं, वरना बाद में दिक्कत आ रही थी ना। इसको आर के टर्म्स में बता, R, 0 R, सर, 0 R, अब तो किसी को डाउट नहीं है कि इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 क्यों होगा? है कोई डाउट किसी को? नो सर। ठीक है। और जहां से स्टार्ट किया ये कोऑर्डिनेट बताओ,
0, ध्यान से 0, ये वाई एक्सिस पर है तो 0, सर 80 80। 80 हाँ बस खत्म, कुछ नहीं करना आपको यहाँ पर। और हाँ, ग्रेविटी आपको पता होना चाहिए कि नीचे की तरफ होती है, तो वो तो सबको पता है दुनिया में। चलिए बस इतना काम करो और इक्वेशंस में चले जाओ। तो एक इक्वेशन हमारी ये है, y इक्वल टू वाई नॉट प्लस वेलोसिटी का y कंपोनेंट इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, और एक कंपोनेंट हमारा x वाला है, x नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब सिर्फ आपको ना डेटा एंटर करना है, कुछ नहीं करना है। प्रॉब्लम एनालाइज कर ली, मेरे को पता है कि कौन सी इक्वेशन लगानी है, तो अब इसमें वैल्यू कैसे एंटर होंगी देखो। y मतलब बाद वाला कोऑर्डिनेट कितना है, 0। y नॉट मतलब स्टार्टिंग वाला 80। इनिशियल वेलोसिटी को का y कंपोनेंट क्या होगा, ये रही इनिशियल वेलोसिटी 20 और 30 डिग्री के एंगल पर। तो अब वेक्टर के कांसेप्ट से बताओ इसका y कंपोनेंट क्या होगा। 10√3। ध्यान से कर दो, मैं इसका वेट कर रहा हूँ, बाकी सबका वेट 10। कर रहा हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प नहीं, मैं यहाँ पर हेल्प करूंगा नहीं, मैं जानबूझ के हेल्प नहीं करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप वेक्टर का कंसेप्ट एक बार पढ़ो, कंपोनेंट कैसे करते हैं वो पढ़ो एक बार। सर 10 होगा। सर 10 है होगा, ना? हाँ सर। यस सर 10 सॉरी ऊपर की तरफ होगा कि नीचे की तरफ होगा? सर ऊपर की तरफ ही होगा। ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ ही होगा पॉजिटिव सर। का मतलब पॉजिटिव होगा यस सर। यस इनटू टी। एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट मतलब ग्रेविटी, तो ये -10। -10 मीटर पर माइनस जी को इंटू टी स्क्वायर, बस खत्म। इस इक्वेशन से टी निकाल लीजिए, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है आप लोगों ने और वहां से टाइम कैलकुलेट हो जाएगा। अब राइट साइड पर आओ, बाद वाला x कोऑर्डिनेट क्या है, r, ठीक है। यस सर। इनिशियल वाला x कोऑर्डिनेट क्या है, यहाँ देख लो, इनिशियल ये है, तो 0 इस इनिशियल वेलोसिटी में x वाला कंपोनेंट कितना है, 10√3 10√3 इनटू टी, और एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट कितना है, मतलब इस g Zero. का x कंपोनेंट 0 होगा। यहाँ पर स्टूडेंट को नहीं समझ में आता कि क्यों होगा, ये इसलिए 0 होगा, मैं फिर बता दे रहा हूँ क्यों 0 होगा, क्योंकि ग्रेविटी की डायरेक्शन y एक्सिस के ऊपर है, और कोई भी वेक्टर अगर y एक्सिस पर होगा तो उसमें x कंपोनेंट कभी जनरेट नहीं हो सकता। मतलब x एक्सिस के वेक्टर में y कंपोनेंट की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस के वेक्टर में x कंपोनेंट की वैल्यू 0 होती है। मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यार ये, बट मैथमेटिकल पार्ट बचा है। अब आप यहां से पहले टाइम सॉल्व करेंगे, और जो भी जी कितना आ रहा है 4, देख लो यार, है ना, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, बिकॉज मैं ये कर देता हूँ, थोड़ा सा काम आपकी कर सकता हूँ, थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूँ इसमें, बस ये वो ये कि ये 5t स्क्वायर माइनस 10t माइनस 8t बराबर 0, यानी कि t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 16 बराबर 0। तो आप इतना कर सकते हैं आपके लिए कि एक बार वो चीज लिख के दिखा दे, ये 2 प्लस माइनस वो b स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला होता है। अब मुझे ये सब पता है नहीं पता है तुम लोगों को, ये मैं क्या कर रहा हूँ आइडिया है आप लोग को? यस यस सर। सर। हाँ सर, पता है। तो धराचार फॉर्म धराचार्य से हाँ धराचार्य हाँ फॉर्मूला। हाँ हाँ हाँ, तो क्वाड्रेटिक के कंसेप्ट लगा तो टाइम आ जाएगा। अब इसमें एक्चुअली 2 टाइम आएंगे, एक 2 प्लस वाला आएगा और एक 2 माइनस वाला, तो नेगेटिव वाला हटा दीजिएगा क्योंकि नेगेटिव टाइम तो हम लेंगे नहीं। तो पॉजिटिव वाली वैल्यू ले करके और जो यहाँ से टाइम को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देना यहाँ पर, तो उससे क्या निकल जाएगा r। समझ गए? यस सर। एक लास्ट एग्जांपल सिमिलर में बताना मुझे, और उसके बाद अब मैं आप लोगों से सुनना चाहूंगा इसके आंसर। इस बार क्या करना है मुझे, देखो मैं सिचुएशन बदलता जाऊंगा लेकिन
प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका नहीं बदलना है। जो बिग ब्लंडर है वो ये है कि हम लोग अलग अलग प्रॉब्लम के लिए अलग अलग सोल्यूशन तैयार कर लेते हैं और एक टाइम बाद इतने सोल्यूशन हो जाते हैं आपके सामने कि बस अब आप कंफ्यूज और पजल्ड हो जाते हो कि अब क्या करें यार, सरेंडर कर देते हो वहां पर जाकर। तो अब आपका मूड बदल गया पत्थर फेंकने का, है ना। आज आपका मूड अलग है। तो आज आपका मूड ये है कि इस स्टोन को हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ फेंकेंगे हम, है ना। आज आपका मूड बदल गया। आपने कहा कि नहीं यार आज नीचे फेंकेंगे, ज्यादा गुस्से में थे हम, तो हमने नीचे की तरफ फेंका इसको, ठीक है। मूड ज्यादा खराब था, पत्थर उठाया और ऊपर फेंकने की बजाय नीचे फेंका। बट ग्रेविटी तो ग्रेविटी है, जैसे मर्जी फेंको, जाना उसको जब फ्लोर पे ही है, मतलब ग्राउंड पे ही है। स्टोन को आना तो ग्राउंड के ऊपर ही है। सेम क्वेश्चन है, टाइम कितना लगेगा और ये डिस्टेंस कितनी होगी, मतलब आपके हाउस से कितनी दूर गिरेगा वो। क्वेश्चन वही है, तरीका भी वही है। शुरुआत की हमने फटाफट चालू कर दिया, हमें पता है कि यही स्टेप फॉलो करना है, ये वाई और ये एक्स हो गया। शुरुआत के कोऑर्डिनेट लिख दिए 0,80, बाद के कोऑर्डिनेट लिख दिए r,0, ग्रेविटी डाउनवर्ड। चालू हो जाओ। क्या लिखेंगे वाई वाली इक्वेशन में? चलो पहले वाई वाली इक्वेशन बताओ। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ डेटा लिखूंगा। मैं वाई वाली इक्वेशन लिख रहा हूँ, बताओ क्या लिखेंगे। धीरे धीरे मैं अपने स्टेप कम करता जाऊंगा। क्या लिखेंगे वाई की जगह पर? क्या लिखें? बोलो भाई, बोलो बोलो जल्दी, घबराओ नहीं, बोलो। 0 सर। 0। वाई नॉट की जगह 80। 80। डरो नहीं भाई, डरो नहीं, बोलो खुल के बोलो, है बता रहे ना। प्लस 80 सर। हाँ, इस इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट बताओ। -10। यस सर, -10। माइनस आएगा। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से कंपोनेंट नीचे, तो -10 शाबाश, इंटू टी प्लस हाफ ए वाई, तो ग्रेविटी से रिप्लेस हो जाएगा, -10 इंटू टी स्क्वायर। खत्म हो गया। एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी इक्वेशन ये एक्स वाली बनाएंगे। तो फिर एक्स की जगह पर पहले फाइनल वाला लोकेशन, फाइनल लोकेशन आर है, इनिशियल लोकेशन 0 है, फिर इस 0 20 का एक्स कंपोनेंट 10√3 है, 10√3 इंटू टी प्लस हाफ, आगे 0 आ जाएगा। 0। समझ गए? यस सर। बस खत्म हो गया। अब इसके बाद सॉल्व है, मतलब आपको इक्वेशन बनाना आ गया कि प्रोजेक्टाइल में इक्वेशंस कैसे बनाई जाएंगी, किस तरीके से हम टाइम सॉल्व कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग आर सॉल्व कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया आपको ना? यस सर। ठीक है, थोड़ा ब्रेक ले लें या चलने दें, जैसा बताओ। सर चलने दीजिए। चलने देते हैं सर। अगर आप चाहो तो 15 मिनट लगेंगे और 10-15-20 मिनट, है ना, जैसा आप बताओ। तो चलने दीजिए अभी। सर चलने दीजिए, जल्दी खत्म कर दीजिएगा। हाँ नहीं, जल्दी हो जाएगा, अभी हो गया है, ज्यादा नहीं। अगर आप ये, अगर ऑनेस्टली अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही है, ईमानदारी से पूछ रहा हूँ, तो आप ये मान के चलो कि आपने प्रोजेक्टाइल सीख लिया, लर्न हो गया आपको। अगर आपको ऑनेस्टली ये बातें समझ में आ रही है मेरी, तो चलिए। तो एक जो कॉमन केस आता है ना प्रोजेक्टाइल का, मोस्ट कॉमन केस, तो वो होता है, जो मोस्ट कॉमन केस ऑफ प्रोजेक्टाइल है, मोस्ट कॉमन कह लो या फ्रीक्वेंटली जो पूछा जाता है। तो जो चीज फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है उसके फॉर्मूले बन जाते हैं, मोस्ट कॉमन और फ्रीक्वेंटली केस ऑफ प्रोजेक्टाइल। वो क्या होता है, वो ये होता है कि हम लोग ग्राउंड से ग्राउंड पर फेंकेंगे, ग्राउंड से ग्राउंड पर, है ना। आजकल देखो, तो हमने क्या किया, ग्राउंड से कोई बॉल है, फुटबॉल मान ले या जो भी मान ले, हमने उस बॉल को किक किया एट सम स्पीड u एट एंगल थीटा, ठीक है। ग्राउंड से, मतलब ग्राउंड से ग्राउंड चलना है मेरे को।
और वो हवा में जा करके, और आप सबको पता है कि वो हवा में जा करके वापस ऐसे आएगा। जिन लोगों ने फुटबॉल खेला है, हॉकी खेला है, क्रिकेट खेला है, वो इससे अच्छा हम समझ सकते हैं। तो वो बॉल वापस यहाँ पर आ जाएगी। तो हमको क्या निकालना जानते हो, यहाँ से हम लोग इसको किक कर रहे हैं, मतलब यहाँ से एक तरीके से आप स्टार्ट कर रहे हो। इसमें 2-3 चीजें पूछी जाएंगी कि ये कितनी दूर जा करके गिरेगा, मतलब उसको रेंज बोलते हैं, रेंज, कि जहां से आप इसको स्टार्ट कराओगे उससे कितनी दूर जा करके ये फॉल करेगा, है ना। मतलब इसको रेंज कहते हैं कि ये रेंज कितना होगा इसका, ये पूछते हैं आपसे, समझे, ये डिस्टेंस। तो मैं इसको कैपिटल आर से डिनोट करता हूँ, ये मेरा क्वेश्चन है। थ्रो करने के कितने टाइम बाद ये वापस आ जाएगा, टी, इसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। और तीसरी चीज जो पूछते हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे कि ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक जा सकता है, मैक्सिमम हाइट क्या होगी इसकी। फिलहाल 2 चीजें कि थ्रो करने के कितने टाइम बाद ये यहाँ पर आएगा, और ये रेंज यानी कि ये लॉन्च जहां से स्टार्ट किया था उससे जो इसका लैंडिंग पॉइंट है जहां पर वो गिरेगा वो कितनी दूर है। मुझे तो सिर्फ एक मेथड पता है जो मैंने पढ़ा अभी अभी, मुझे इससे मतलब नहीं कि प्रोजेक्टाइल का केस कौन सा आ रहा है। और यही मैं कल भी समझा रहा था आपको न्यूटन लॉ में, आज भी बोल रहा हूँ कि एक फंडामेंटल स्टेप पकड़ के बैठ जाओ, चैप्टर आसान लगेगा। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, देखो स्टार्टिंग पॉइंट पर आप वर्टिकल डायरेक्शन में एक वाई एक्सिस प्लॉट करो, और फिर यहीं से एक एक्स एक्सिस प्लॉट किया, सबसे पहला काम। और आगे बढ़ने से पहले मैं कोऑर्डिनेट्स नोट कर लेता हूँ। तो इसके क्या कोऑर्डिनेट लिखेंगे स्टार्टिंग पॉइंट के, तो क्योंकि ओरिजिन है वो 0,0 हो गया, और जहां लैंड कर रहे हैं इसके कोऑर्डिनेट बता दो, अब बताओ। r,0 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 ठीक है। अब चलिए सेम प्रोसेस y इक्वल टू वाई नॉट प्लस u का y कंपोनेंट इंटू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, और इधर x बराबर x नॉट प्लस यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक, चल लिखते हैं स्क्वायर, क्या आंसर आएगा। देख समझ आया, मेरा 4th न्यूमेरिकल चल रहा है, लेकिन मैं सबके लिए ऐसा तो है नहीं कि न्यूमेरिकल टू न्यूमेरिकल कंसेप्ट बदल रहा हूं मैं। आप चौथा न्यूमेरिकल कर रहे हो, इतने एग्जांपल्स देखने के बाद एक न्यूमेरिकल मतलब डेरिवेशन कह लो या न्यूमेरिकल कह लो, फिर मैं उसी स्टेप पर हूं। y क्या लिखेंगे बोलो, अब बोलते जाओ। y 0 y हमेशा बाद में 0, y नॉट बताओ जहां से स्टार्ट किया है। 0 इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट बताओ। u sin थीटा u sin इनटू t, उस t को तो कैपिटल T से डिनोट कर लो। ए वाई ग्रेविटी की वजह से नीचे माइनस जी, सिंबल्स में करेंगे, सिंबल्स में, न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं। बताओ इससे t कितना आएगा, बस इसको सिंप्लीफाई करो, इसको कर लो सिंप्लीफाई। मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, तुम सिंप्लीफाई कर लेना। t की वैल्यू आएगी 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। इसको एयर टाइम कह सकते हो, जितनी देर वो बॉल हवा में रहेगी, या फिर इसको टाइम ऑफ फ्लाइट भी कह सकते हो। अब आइए एक्स डायरेक्शन की तरफ, क्या लिखे यहाँ पर, R आर, एक्स नॉट बताओ। 0 इनिशियल वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट u U cos cos थीटा theta और यहाँ पर टाइम रखना होगा ना, T t तो वो टी एक्चुअली ये वाला पुट होगा, अभी बाद में रखते हैं। और ए एक्स नहीं आएगा, बात समझ में आ रही कि ए एक्स नहीं आएगा। 0 हो गया। यस सर 0 हो गया वो। x 0 हो जाएगा। अब आप ये वाला टी यहाँ पर पुट करो, यहाँ जो टी सॉल्व किया है इसको यहाँ रखो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टी को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट टी। तो अब आर हो जाएगा यू कॉस थीटा इंटू टी, यानी कि 2u sin थीटा। अब यहाँ थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री आएगी, ट्रिग्नोमेट्री में 2 sin थीटा cos थीटा को मिला करके sin 2 थीटा कहते हैं, 2 थीटा है ना।
अब ये Tan 2 ट्रिग्नोमेट्री theta. है जिनको बस ये रेंज, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। समझ आ रहा है तुमको? समझ इसलिए Yes, आना sir. चाहिए, Yes, sir. समझ इसलिए आ जाना चाहिए क्योंकि मैं कंसेप्ट नहीं बदल रहा, मैं एक लाइन पकड़ करके बैठा हूं कि इसी लाइन पे चलेंगे हम। अब देखिए, अगर बस 10 मिनट का टाइम और लेंगे आपसे ना, ये टॉपिक हो जाएगा मेरे ख्याल से। अब अगर हम ये कहें कि स्टार्ट होने के कुछ टाइम बाद, स्टार्ट होने के कुछ टाइम बाद, मान लो टी सेकंड्स के बाद, स्टार्ट होने के टी सेकंड्स बाद, ये जो पार्टिकल है ये ग्राउंड से y डिस्टेंस पे है, मतलब इसकी हाइट y है ना, और ये जहां से थ्रो किया था उससे x डिस्टेंस आगे है। तो अब मैं क्या इक्वेशन बनाऊं, मुझे बता दो सीधा सा, मुझे इस पॉइंट के लिए क्या, इस पॉइंट पर आकर के मुझे क्या इक्वेशन लिखनी चाहिए? अगर मैं मेकिंग ऑफ इक्वेशन दिखा रहा हूं आपको कि अगर मैं इक्वेशन बनाना चाहूं फॉर स्मॉल टी सेकेंड्स, और ये स्मॉल टी सेकेंड वो है जब पार्टिकल अभी हवा में है ना, इन एयर, मतलब यहाँ वाले की बात कर रहा हूँ, क्या बनाना चाहिए बताओ? फिर वही कंसेप्ट लगाएंगे, फिर सेम कंसेप्ट लगाएंगे। तो अब बताओ यहाँ पर y कोऑर्डिनेट क्या है, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे? अगर ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y है तो Sir, y. y लिखेंगे ना भैया। ये कुकुर महाराज को जरा शांत कर लो यार। है ना, रिकॉर्डिंग भी होती है, अपलोड भी होता है यार, ये बिना, और वो भी मेरा अपलोड बिना एडिटिंग के होता है ना। तो सर हमारे बैच में बहुत अच्छे अच्छे एडिटर्स हैं। अच्छा, नहीं मैं एक्चुअली यार देखो, मैं लाइव क्लास है, मतलब उसमें क्या एडिट करें, कौन सा, मुझे प्रोफेशनल चैनल तो बनाना नहीं कोई, तो Yes. तुम लोग के लिए बनाते हैं कि भाई तुम लोग को रिवाइज करना चाहो तो कर लो। देखो y क्या होगा, मैं जस्ट इक्वेशन फॉलो करूँ y, अब y नॉट तो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट u sin थीटा इनटू टाइम स्मॉल t माइनस हाफ gt स्क्वायर, ये समझ गए ना? Yes, sir. फिर और जहाँ मैं कलर वही यूज कर रहा हूँ ताकि आप जब पढ़ो तो समझ में आ जाए, जिस कलर से यहाँ पर लिखा है वही कलर यहाँ पर लगा रहा हूँ, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये इक्वेशन इस पॉइंट के लिए लिखी जा रही है। और x बराबर 0 प्लस u cos थीटा इंटू टी, बस खत्म। ये, और उसमें ax तो आएगा नहीं असल में। Yes. तो आप किसी भी टाइप के कोऑर्डिनेट को लेकर के इक्वेशन लिख सकते हो, चाहे वो लैंडिंग वाले पॉइंट की बात की जाए या चाहे वो हवा में किसी पॉइंट की बात की जाए, कि जब वो मोशन में था उस समय कोई पॉइंट हमने बीच में देख लिया, तब भी आप ऐसे लिख सकते हो। एक बार ये कंसेप्ट आपके दिमाग में घुस जाएगा, प्रोजेक्टाइल आसान हो जाएगा। ठीक है यार, तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, सुनो, यहाँ पर एक, यहाँ तक पॉइंट समझ में आ रहा है? Yes, मैंने sir. कहा था, हाँ, मैंने इसमें क्या करते हैं, एक स्टेप है जो मैंने अभी स्टार्ट किया था। देखो मैंने एक लाइन लिखी थी जब ये लेक्चर स्टार्ट किया था, तो मैंने एक लाइन लिखी थी, और मैंने एक लाइन ये लिखी थी कि जो ट्रैक होता है, यानी कि जो पाथ होता है, जिसको ट्रेजेक्टरी भी कह सकते हो, वो रिलेशन होता है y और x के बीच में। तो क्या मेरे लिए ये पॉसिबल है कि y और x के बीच रिलेशन ले आऊं मैं? क्या ये पॉसिबल है यहाँ से कि कुछ ऐसा किया जाए कि ये Yes, sir. t पिक्चर से हट जाए और y और x के बीच कुछ रिलेशन Yes, बन जाए? sir. कैसे? यस सर। सर हम लोग t को x और सर किसी एक की वैल्यू निकाल और के, सर t को सर y में प्लेस कर देंगे। तो सेकंड वाली इक्वेशन से हमको ये समझ में आ रहा है कि t बराबर x अपॉन U cos. होगा, और ये हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर दें, ऊपर वाले में ले जा करके सेकंड वाले से निकाल के। तो क्या बनेगा मेरे लिए, y इक्वल टू
u sin थीटा, और t की जगह पर मेरा आ जाएगा x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g, और यहाँ पर t की जगह फिर से x बाई u cos थीटा का स्क्वायर, जिसको कि अगर आप एक बार और सिंप्लीफाई कर लो तो ये u और ये u कैंसिल हो जाते हैं, तो ये x और sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा हो गया, तो ये x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। बस इसको कह देंगे कि ये इक्वेशन ऑफ पाथ है या ट्रेजेक्टरी इक्वेशन है। ट्रेजेक्टरी इक्वेशन कह दो या फिर पाथ कह सकते हो, यानी उसका ट्रैक, चलने का रास्ता। और मैथ में आपको आगे बताया जाएगा कि इसको पैराबोला कहते हैं, ये भी नहीं बता पाएगा। आप जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक पढ़ोगे ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो आपको ये बताया जाता है कि अगर y और x के रिलेशन में x का स्क्वायर बन जाएगा, क्वाड्रेटिक बन जाए मतलब, तो इसको मैथ में एक कर्व होता है, उस कर्व का नाम देते हैं हम लोग स्माइलिंग कर्व, नहीं स्माइलिंग कर्व, बट इसका नाम होता है पैराबोलिक, पैराबोलिक कर्व। जैसे स्ट्रेट लाइन, सर्किल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, ये सब कुछ नेम ऑफ कर्व है। तो पैराबोला भी एक कर्व है, तो ये अभी उतना प्रॉब्लमेटिक पार्ट नहीं है मेरे लिए, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं उससे मतलब नहीं हमें, पैराबोला बोलो चाहे टेराबोला बोलो, उससे हमारे बॉल का मोशन फर्क नहीं पड़ जाएगा, उसको जहां जाना है वहीं जाएगी ना, हम उसके पाथ का नाम कुछ भी रख दें। ये हमारी ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन कहलाती है। ये सब जो है डेरिवेशंस है, मतलब एक्चुअली ये जो अभी आप कर रहे हो ये स्कूल लेवल की डेरिवेशंस है। वो आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट की डेरिवेशन मांगते हैं, तो यही सब करना है। वो आपसे रेंज का डेरिवेशन मांगते हैं, वो आपसे कहते हैं कि बताओ इक्वेशन ऑफ पाथ को डिराइव करके दिखाओ, तो यही वर्किंग करके दिखानी है वहां पर। डेरिवेशन में आपको यही चीज करके दिखानी है। और लास्ट पॉइंट जो फाइनल डेरिवेशन का है बस वो ये कि हाईएस्ट पॉइंट क्या होगा, मतलब अगर आप एक बॉल ऊपर की तरफ फेंकोगे तो कितनी हाइट तक वो जा सकती है। क्या वो हमेशा ऊपर ही चलती चली जाएगी, मतलब हम चाहे फुटबॉल या क्रिकेट को हम कितना भी जोर से हिट कर दें, वो एक हाइट के बाद नीचे आना तो स्टार्ट करेगी ना। yes. तो हाँ, तो ये क्वेश्चन है कि मैक्सिमम हाइट कहाँ पर होगा उसका। यस सर। सर वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0 हो जाएगी, ये वाला पॉइंट जिसको कहते हो कि ये उसका मैक्सिमम हाइट है, अभी इसके ऊपर और नहीं जा सकते। तो एक लास्ट डेरिवेशन आपसे ये पूछते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, h मैक्स, ग्राउंड से कितना ऊपर तक जा सकते हो, ठीक। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको, ये चीज कैसे निकालेंगे। अभी एक बच्चे ने बोला है, वैसे सही बोला उसने, कि इसको निकालेंगे कैसे, इस हाइट को कैलकुलेट कैसे करोगे कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, ये कैसे पता चलेगा आपको। इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट लेंगे और फाइनल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन 0 लेंगे, तो फिर v ut वाली इक्वेशन में रखते हैं u + aty। हाँ ठीक, तो मैं इक्वेशन से भी कर सकता हूं, और मैं थोड़ा सा अलग मेरा मेथड है, हालांकि वो मेथड गलत नहीं है, थोड़ा सा अलग है, ठीक है, थोड़ा सा अलग। लेकिन एक काम करें ना, देखो अब सुनिएगा, स्टेटमेंट ध्यान सुनना। हालांकि ये जो बोल रहे हैं वही मेथड है। आपने थर्ड इक्वेशन जो है मोशन की, जो थर्ड इक्वेशन है, ध्यान से देखना यार, थर्ड इक्वेशन जो है हमारे मोशन की, उसको ध्यान से देखते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या थी, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। 5 मिनट्स दे दो बच्चा, है ना, मुझे पता है थोड़ा सा कंटिन्यूएशन में चला गया, बट ठीक है, चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा हमारा। एक्चुअल में अगर आप इसको 2 डायमेंशन में यूज करोगे तो क्या क्या करना पड़ता है वो बता दें आपको। ये बताओ, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है। वेक्टर सर वेक्टर बगल में जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है, वेक्टर। तो दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करने के दो ही तरीके हैं, या तो वो डॉट प्रोडक्ट होगा या तो वो क्रॉस प्रोडक्ट होगा।
लेकिन इधर स्क्वायर है, यानी यहाँ पर सिर्फ नंबर है, यानी स्केलर है। तो स्केलर प्लस, क्या स्केलर के साथ आप किसी वेक्टर को प्लस कर सकते हो, या स्केलर के साथ स्केलर प्लस करते हैं? स्केलर के साथ स्केलर के साथ स्केलर करते हैं। ये कौन सा इनके बीच कौन सा मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए यहाँ सर पर? डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट। यहाँ बीच में डॉट लगा दो और डॉट लगा के इनकी खोपड़ी के ऊपर एरो लगा दो। अब ना एक प्रॉपर्टी और है, मैं तुमको पूरी डिटेल में लेके जा रहा हूँ कैसे होगा। एक प्रॉपर्टी और समझो, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि a डॉट b क्या होता है? मॉड्यूलस a डॉट b का वैल्यू ab cos थीटा था। यस सर। यस सर। तो a डॉट a क्या होगा? अगर मैं a और डॉट a करूँ तो क्या बनेगा? ए स्क्वायर cos थीटा। ए स्क्वायर। बेटा थीटा क्या होगा? जब दोनों वेक्टर a हैं तो उनके बीच का सर एंगल जीरो, सर जीरो हो जाएगा। जीरो होगा तो 1 हो जाएगा ए स्क्वायर बस। a स्क्वायर बचा ना। यस सर। तो इसीलिए v स्क्वायर को हम लिखेंगे v डॉट v, u स्क्वायर को लिखेंगे u डॉट u, और इसको लिखेंगे a डॉट s। अब आप ध्यान से सुनना, अब अगर मैं इस चीज को कंपोनेंट फॉर्म में करूं, मतलब सेम चीज अगर मैं कंपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? देखिए, अगर मैं इसको कंपोनेंट फॉर्म में लिखना चाहूं तो वेलोसिटी को मैं लिखूंगा vx i कैप प्लस vy j कैप डॉट फिर से vx i कैप और vy j कैप। राइट साइड पर इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हो जाएंगे, तो ux i कैप प्लस uy j कैप डॉट फिर से ux i कैप प्लस uy j कैप प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन के भी कंपोनेंट्स होंगे, ax i कैप प्लस ay j कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट के भी कंपोनेंट हो जाएंगे, तो डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट इनटू i कैप, मतलब जितने वेक्टर्स हैं उन सब का कंपोनेंट करके लिख देते। अब एक चीज मैंने और बताई थी आपको कि जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हो, मैं आपको रिकॉल तो करा ही देता हूँ कि भाई कि अगर a वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में लिखा गया हो, मतलब ax i और ay j करके, और b वेक्टर को भी कंपोनेंट फॉर्म में लिखा गया हो, तो फिर a डॉट b करने का जो तरीका था वो ये था कि दोनों के जो x कंपोनेंट्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और दोनों के y कंपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हैं। ये याद है आपको कि कंपोनेंट फॉर्म में डॉट प्रोडक्ट कैसे लेते हैं? यस सर। यस सर। तो चलिए, तो इसको यहाँ पर लगाओ, क्या होगा? देखो, सबसे पहले क्या बनेगा, बीच में डॉट है ना, तो पहले वाले वेक्टर का x कंपोनेंट vx और दूसरे वाले का x कंपोनेंट vx, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फिर पहले वाले का vy और दूसरे वाले का vy, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बनेगा क्या लेफ्ट साइड पर? बताता हूं आपको, vx का स्क्वायर बचेगा और प्लस किसका बचेगा? vy का। राइट साइड क्या बचेगा देखो जरा, ठीक है? आप करो जरा, स्क्वायर प्लस u करो, मैं होल जरा स्क्वायर। रिफिल चेंज करूं यार, इंक खत्म हो गई है, रिफिल चेंज करने दो, है ना? वो बोलते रहो एक्चुअली मैं रिफिल चेंज कर रहा हूं बस। ux का होल स्क्वायर ux का स्क्वायर प्लस uy का स्क्वायर प्लस ax sx प्लस ay ax हाँ ay sy। डॉट जब भी होता है तो डॉट में x और x कंपोनेंट का आपस में मल्टीप्लिकेशन यानी ux स्क्वायर, y और y वाले का मल्टीप्लिकेशन uy स्क्वायर। इधर क्या होगा? 2ax sx प्लस 2ay प्लस 2ay sy। अब इसके बाद क्या होता है, जितने x वाले कंपोनेंट हैं उनको एक साथ ग्रुप कर दिया जाता है, यानी कि vx स्क्वायर कंपेयर करेंगे। इधर x के साथ क्या क्या है, तो ux स्क्वायर है प्लस 2ax sx, ये एक इक्वेशन बन जाती है।
और ऐसे ही लेफ्ट साइड पर वी वाई स्क्वायर, राइट साइड पर यू वाई स्क्वायर, जितने वाई वाले हैं उनको एक साथ, उनकी ग्रुपिंग एक साथ कर दूं, ये दूसरी। तो ये भी एक इक्वेशन बन गई आपकी। मतलब इन इक्वेशंस के अलावा अब न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ने पर आप इसको भी यूज करोगे। ठीक है, मतलब ये भी एक तरीके से आपके लिए रिजल्ट हो गया। इस रिजल्ट को हम यूज करेंगे। इस रिजल्ट को कैसे यूज करेंगे वो इस एग्जांपल में देख लें जो अभी किया था हम लोगों ने। तो एक फ्रेश डायग्राम बना करके बस कंप्लीट करूं। मतलब ये डेरिवेशन का पार्ट नहीं है यार, ये आपके नॉलेज का पार्ट है। ये जो आप कर रहे हो ना, ये डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, ये एक तरीके से कंसेप्ट का पार्ट है। मतलब अगर स्कूल में डेरिवेशन आ जाए तो वहां ये सब करने की जरूरत नहीं है, वहां सीधा रिजल्ट यूज किया जाता है। तो अगर हमने ये कहा था कि ये u वेलोसिटी है और थीटा एंगल पर हमने थ्रो किया था, और फिर ये कहा कि ये बॉल ऐसे जा करके और वापस ऐसे आ जाएगी, ठीक है, और हम लोगों ने एक्सेस ड्रॉ की थी कि ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, सब कुछ ऐसे किया। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट आ जाएगा मैक्सिमम हाइट, तो ये बॉल कौन सी डायरेक्शन में जा रही होगी मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंच गए? तो ये थोड़ा समझने में दिक्कत होगी, आप इस पेन से समझो, इस पेन से इसके थ्रू देखो। ये इधर थे, जैसे ऐसे ऊपर जाओगे ये वेलोसिटी का डायरेक्शन पलटता जाएगा, पलटता जाएगा, पलटता जाएगा, पलटता जाएगा, और यहाँ पर यानी कि, और एक आसान तरीका ये भी है, आप टेंजेंट बना के देखो। तो मैक्सिमम हाइट जब आ जाता है तो बॉडी की वेलोसिटी इस तरफ हो जाती है, मतलब बॉडी का मोशन इस तरफ होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस में मोशन है यहाँ पर, मतलब मोशन की जो डायरेक्शन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, हालांकि थर्ड इक्वेशन है तो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है इसमें, बट देखो कोशिश करेंगे पूरी फिर से एक बार। देखो ये 0,0 है, ये मैक्सिमम हाइट है, इसको h मान लेते हैं, मैक्सिमम हाइट को h मान लो। और ये डिस्टेंस कितना होगा यहां से लेकर के यहां तक का? हमारा टोटल डिस्टेंस कितना था? टोटल डिस्टेंस ये r था, बोलो ये r था। अभी 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 इसको डिराइव किया गया था यार। ये टोटल डिस्टेंस r है ना, रेंज। तो एक्चुअली प्रोजेक्टाइल में ये वाला पोर्शन और नीचे आने वाला पोर्शन बिल्कुल सिमिलर होता है। इधर का पोर्शन और इधर का पोर्शन बिल्कुल आइडेंटिकल पोर्शंस होते हैं। तो ये डिस्टेंस कितना लिखना चाहिए? अगर ये पूरा r है तो यहाँ तक का डिस्टेंस मैं कितना लिखूंगा? r/2। बस अब खत्म हो गया क्वेश्चन। अब जब मैं पूछूंगा उसका आंसर देना। मैं इस इक्वेशन को यूज करने जा रहा हूँ, vy स्क्वायर इक्वल टू uy स्क्वायर प्लस 2ay है ना, और sy है ना। अब आप कहोगे sy क्या होता है, तो मैं वो भी एक बार समझा दूं, एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी। देखो ये बताओ, जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है ना, जैसे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिखा मैंने, तो x माइनस एक्स नॉट ये आपके डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट कहलाता है, यानी इसको sx कहते हैं। और y माइनस वाई नॉट को आप कहते हो कि ये डिस्प्लेसमेंट का y कंपोनेंट है। समझ आ रहा है ये चीज? यस सर। तो हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन में जो sy है उसकी जगह पर पुट करेंगे y माइनस वाई नॉट। अब आप मुझे आंसर बताते जाओ क्या आएगा। इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या है? ये जो इनिशियल वेलोसिटी है इसका y कंपोनेंट बताओ। u sin थीटा। उसका स्क्वायर करना है, u sin थीटा प्लस 2 एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट, जबकि मुझे पता है कि एक्सेलरेशन ग्रेविटी की वजह से है, तो उसका y कंपोनेंट।
अभी तुम लोग इससे माइनस पहले जी, कर रहे हैं, अभी माइनस इससे जी, पहले कर रहे हैं, माइनस जी। फिर वाई, जब आप मैक्सिमम हाइट पर आ गए तो क्या कोऑर्डिनेट होंगे यहाँ पर? मैक्सिमम हाइट पर आकर के क्या कोऑर्डिनेट? सर आर बाई H सर R/2 कॉमा एच। R/2 यस सर आर हाँ बाई टू कॉमा H तो मुझे वाई चाहिए, वाई 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 कोऑर्डिनेट बताओ क्या है? H H एच। सर H होगा वाई नॉट मतलब जब स्टार्ट किया था तब क्या था वाई कोऑर्डिनेट? 0 तो 0 था जीरो, उस टाइम 0 था। और वी वाई स्क्वायर का मतलब है जो बाद वाली वेलोसिटी है उसका वाई कंपोनेंट। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे बार बार कह रहा था कि अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसमें वाई कंपोनेंट 0 होगा, और अगर कोई वेक्टर वाई एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसमें एक्स कंपोनेंट 0 होगा। मैक्सिमम हाइट पर जो मोशन है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो क्या इस मोशन में कोई वाई कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी में? नो सर अगर यहाँ पर मोशन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो क्या यहाँ पर मुझे वेलोसिटी का कोई वाई कंपोनेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं सर मिलेगा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो क्या लिख दे? 0 स्क्वायर। 0 होगा 0 बस खत्म हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, मैक्सिमम हाइट सॉल्व हो जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g से। ये लास्ट वाले सेगमेंट में एक बार जब अगली क्लास होगी तो फिर से इसको कंटिन्यू करेंगे, बट तब तक आप पढ़ भी लेना है इसको। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होगी, यहाँ तक तो मैं श्योर हूँ कि आप कंफर्टेबल हो गए यहाँ तक। लास्ट वाले टॉपिक में क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट और ये सब जो मिक्स हो गया ना, फिर भी एक बार ट्राई करना, और हम लोग अगली वाली क्लास में इसको यहीं से मतलब एक कुछ और एग्जांपल्स के थ्रू इसको ट्राई करेंगे कि इस थर्ड वाली इक्वेशन कैसे यूज की जाएगी। तो वहां तक तो समझ में आ गया एक्स और वाई तक का, और इसके बाद ठीक है। सर इसको x और y की इक्वेशन से भी नहीं प्रूव कर सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ये तो मैंने स्कूल लेवल के हिसाब से बताया। मैं क्या कह रहा था, अगर आप मुझसे पूछते तो मैं ये सब कुछ नहीं करता, मैं यहीं से प्रूफ कर देता, इसको यहीं से प्रूफ हो जाएगा। तो यहीं से प्रूफ कर लेंगे और कहीं जाने की जरूरत नहीं है मुझे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फिर वो डेरिवेशन आपके स्कूल में वैलिड भी मानी जाती है, तो मैं इसलिए जानबूझ करके अब नाटक करते हैं। हाँ इसलिए नहीं बता रहे हैं, इसलिए डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर। जी बताइए। सर आपने कहा दोनों साइड आइडेंटिकल होती तो वेलोसिटीज भी आइडेंटिकल आएंगी दोनों साइड, मतलब उस पॉइंट पे? स्पीड वेलोसिटी नहीं, स्पीड। मतलब अगर आप यू स्पीड से फेंकोगे तो ये यू स्पीड से वापस भी आएगा। सर सेम एंगल पे? हाँ सेम एंगल पर। नहीं अब वो कंडीशन देखो, हम तो आइडियल कंडीशन में मतलब ये मान के चलते हैं कि एयर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि जब ग्रेविटी के अंडर मोशन होती है तो हम कुछ अप्रोक्सीमेशंस मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस वगैरह नहीं है, समझ आ रहा है कि, और ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, ठीक है, ये सब मान के चलते हो एजम्पशंस पे। बट होगा ये एक्चुअली फिजिक्स का कंसेप्ट नहीं है। पैराबोला एक कर्व होता है जो सिमेट्रिकल होता है हमेशा, जो जैसी कंडीशंस यहाँ होंगी वैसी ही कंडीशंस यहाँ पर होंगी। हाँ वेलोसिटी सेम नहीं बोल सकते आप, पता चल रहा क्यों नहीं बोल सकते? सर डायरेक्शन की वजह से। डायरेक्शन की वजह से सर। हाँ बिल्कुल, स्पीड सेम है, वेलोसिटी में सेम नहीं हो आप। ठीक है बच्चा लोग? यस सर। यस सर। अब रखा जाए, ज्यादा हो गया वरना बहुत ज्यादा डोज हो जाएगी, फिर डाइजेस्ट नहीं होगा। तो इसको रिवाइज कर लेना यार, इसको रिवाइज कर लेना। अगर आप रिवाइज कर लोगे, थोड़ा सा कोऑपरेट कर दोगे मेरे साथ, तो नेक्स्ट क्लास में प्रोजेक्टाइल वाला चैप्टर होपफुली हम कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो आप भी थोड़ी सी स्पीड में आप लोग हो, लेकिन सिलेबस आपका जो है फर्स्ट बैचेस के पैरेलल में लगभग आने वाला है। ठीक है, करोगे, रिवाइज करोगे इसको? यस सर कर लेंगे। यस सर बिल्कुल सर। ओके सर। चलिए, कोशिश तो यही रहेगी। बाय बाय जी। हाँ जी, थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। खत्म कहानी, मर गई रानी।